वीडियो के अंदर पूरा चैप्टर समाप्त हो जाए, लेकिन चैप्टर बड़ा होने के कारण एक वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाया। इस कारण से आज क्लास 2 पार्ट 2 के रूप में आगे वाला पोर्शन हम पढ़ रहे हैं। पिछले वाली जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने एमीन क्या था, एमीन का नामकरण, एमीन बनाने की विधियाँ, एमीन के भौतिक गुण और एमीन के रासायनिक गुण में एमीन की क्षारीय प्रकृति क्या होती है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। और इस चैप्टर की जो नेम रिएक्शन थी वो भी मैंने आपको बता दी थी। क्लास को हम आगे स्टार्ट करते हैं। अगर आपने ये पार्ट 2 अगर पार्ट 1 नहीं देखा तो आपको ये समझ में नहीं आएगी, तो पार्ट 1 प्लस इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन इनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो पहले आप उसको देखें फिर इस क्लास को अटेंड करें। आते हैं हम क्लास पे। उससे पहले ये आपका अपना चैनल है, अगर अभी तक आपने इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दे और अपने सभी साथियों को ज़रूर सेंड करें। अब आते हैं अपने टॉपिक पे कि हमने लास्ट में स्टार्ट किया था एमीन की क्षारीय प्रकृति और मैंने समझा दिया था, उस पोर्शन को हम आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं एमीन की क्षारीय प्रकृति। क्या लिखा है? एमीन की क्षारीय प्रकृति। तो 2 मिनट रिपीट करते हैं क्योंकि टॉपिक ये काफ़ी बड़ा और इससे काफ़ी छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। तो एमीन की क्षारीय प्रकृति में सीधी सी बात है, हमने लिखा था एमीन का मतलब RNH2। तो एमीन पे क्या होता है? लोन पेयर। एमीन पे क्या होता है? लोन पेयर। तो इस लोन पेयर के कारण एमीन पे क्या होता है? लोन पेयर। इस लोन पेयर के कारण ये किसकी तरह व्यवहार करता है? लोहित क्षार की तरह व्यवहार करता है। क्वेश्चन आ जाता है एमीन एक लोहित क्षार है, क्यों? तो लिखोगे एमीन में नाइट्रोजन परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है जो जिससे ये इसका दान कर सकता है। इस कारण से एमीन को हम क्या बोल सकते हैं? लोहित क्षार। पहला क्वेश्चन। दूसरा हमने ये लिखा था कि जो एमीन ये जो बना है वो अमोनिया से बना है, तो ये प्राथमिक एमीन, ये एमीन लिख दिया, और ये आपका हो गया अमोनिया, और ये आपका एरिल एमीन। और एरिल एमीन का सबसे एक ही एग्जाम्पल आपको यहाँ मुँह जवान याद होना चाहिए, एनिलीन। क्या हो गया? एनिलीन। ये हो गया आपका एनिलीन। अब देखो बात करें तो इसको आपने क्या नाम दिया था? प्राथमिक एमीन। ये आपका अमोनिया, या इसके लिए आप एक शब्द और ले सकते हो एल्किल एमीन। ये आपका एरिल एमीन। पर्टिकुलर अगर आप इसका नाम बोलना चाहो तो हो जाएगा एनिलीन। ये पोर्शन मैंने आपको समझा दिया तो, और मैंने विशेष फोकस किया था इसकी क्षारीयता के लिए कि एल्किल एमीन और अमोनिया में अधिक क्षारीय कौन होता है? एल्किल एमीन। और एक क्वेश्चन तो ये बन जाता है। दूसरा पोर्शन है अमोनिया और एरिल एमीन में अधिक क्षारीय कौन होता है? अमोनिया होता है। यहाँ तक का पोर्शन अपना हो चुका था, और बिल्कुल क्रम होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में ये तीनों देखकर इनकी क्षारीयता का क्रम पूछा जा सकता है। तो तीनों में याद करना है। सबसे अधिक प्राथमिक एमीन, उससे कम अमोनिया, और सबसे कम एल्किल एरिल एमीन या एनिलीन। अब हम बात करते हैं, तो इसका मैंने जो कारण बता दिया था। अब यहाँ से हम बात करते हैं एक तो एनिलीन। एक क्वेश्चन तो आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा, एनिलीन की अनुनादी संरचना। और एनिलीन से ही एक कंपाउंड बनता है एनिलीनियम। जब एनिलीन एक प्रोटॉन को ग्रहण करता वो उन दोनों की अनुनादी संरचना का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और फिर से रिपीट करो, चैप्टर नंबर 10, 11, 12, 13 चारों में से एक किसी न किसी चैप्टर में एक क्वेश्चन अनुनादी संरचना का जरूर पूछा जाएगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें जिन्होंने नहीं लिया हो पहले। अब हम स्टार्ट करते हैं आगे इसको। तो सबसे पहले हम टॉपिक यहाँ लिखते हैं कि एनिलीन की अनुनादी संरचना। क्या लिखा है? एनिलीन की अनुनादी संरचना। जैसे आपने अगर याद हो तो क्लोरोबेंजीन की पढ़ी थी, फिनॉल की पढ़ी थी, सेम उसी अकॉर्डिंग इसकी एनिलीन की अनुनादी संरचना में शॉर्ट में सीधा बना रहा हूँ, वैसे आप याद रखिए। देखो एनिलीन के लिए पहले सबसे पहले आपको याद क्या करना है? एनिलीन का मतलब क्या है? बेंजीन वाले के ऊपर। एनिलीन का मतलब बेंजीन वाले के ऊपर क्या जोड़ दिया आपने? NH2। बेंजीन वाले के ऊपर क्या जोड़ दिया? NH2, एनिलीन बन गया। और यहाँ पर इसका क्या लोन पेयर। अब मैंने तरीका क्या बताया था, जब भी आपको अनुनादी संरचना बनानी हो तो ऐसे कितने स्ट्रक्चर बनानी है आपको? 5। कितनी बन गए? 1, शेष बच गए 4, तो 4 बना दो यहाँ पे।
2 3 4 और 5। फिर मैंने क्या कहा था कि पहली और लास्ट वाली सेम होती है, अंतर क्या होता है डबल बॉन्ड की स्थिति में। तो ये इसमें बनाई, तो यहाँ पर आपने लगा दिया NH2, ये लोन पेयर। याद क्या करना है, इसमें डबल बॉन्ड आपने यहाँ स्टार्ट किया तो इसमें आगे से स्टार्ट कर दो यहाँ से, तो ये 2 तो बन गई। अब देखो क्या होता है, बाकी स्टेप में ये होता है कि ये जैसे ये लोन पेयर यहाँ पर आएगा तो यहाँ क्या बन जाएगा डबल बॉन्ड, और इस पर आ जाएगा प्लस का निशान। तो डबल बॉन्ड NH2 किसका निशान, प्लस का, डबल बॉन्ड NH2 प्लस, डबल बॉन्ड NH2 प्लस। बिल्कुल क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन नहीं। 2 तो बन गए। तीसरे में याद करना था कि जैसे ये लोन पेयर यहाँ आएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा और ऊपर किसका निशान आ जाएगा, प्लस का। अब क्या होता है कि जैसे ये लोन पेयर यहाँ आएगा तो ये डबल बॉन्ड टूट के इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे, तो इसका इलेक्ट्रॉन कहाँ आता है, ऑर्थो पे आएगा, एक बार पेरा पे आएगा और फिर इस ऑर्थो वाली कंडीशन पे, ऑर्थो पेरा ऑर्थो। अब याद क्या करना है, डबल बॉन्ड जहां आपने ऋणावेश लगाया है वहां पर लोन पे डबल बॉन्ड नहीं आएगा, ऋणावेश के पास में डबल बॉन्ड नहीं आएगा। तो इसमें ये ऋणावेश यहाँ तो शेष वाली कंडीशन बना दो, इसमें ये ऋणावेश इधर है तो ये कंडीशन बन गई, इसमें ऋणावेश है तो यहाँ बन गई। ये बन गई आपकी एनिलीन की अनुनादी संरचना। बिल्कुल सिंपल तरीके से जब भी अनुनादी संरचना बनती है तो उनके मध्य द्विमुख वाले तीर का निशान लगा दिया जाता है। अब आपको इस यहाँ पर ये बताना है कि ये लोन पेयर का जो स्थानांतरण है वो किस प्रकार से हुआ, तो वो बिल्कुल इजी है। ये यहाँ पर आएगा तो ये डबल बॉन्ड टूट के इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, ये यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा तो इसके बंद के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ बंद बनाएगा तो इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, और ये यहाँ पर बंद बनाएगा तो ये डबल बॉन्ड टूट के यहाँ चला जाएगा। ये बन गए एनिलीन की अनुनादी संरचना। बच्चे इसको काफ़ी बनाते हैं और बार बार गलतियाँ कर देते हैं। एनिलीन की अनुनादी संरचना, तो ये तो हो गई एनिलीन की। अब देखो एक स्ट्रक्चर आपकी बुक में ओ दे रखी है, क्योंकि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग और बुक में दी है तो बुक की लाइनों से आपके क्वेश्चन काफ़ी अच्छे बनेंगे। तो एक स्ट्रक्चर ये भी दे रखी है, इसको समझना यहाँ पे, एनिलीनियम, एनिलीनियम धनायन की अनुनादी संरचना। क्या लिखा है, एनिलीनियम धनायन की अनुनादी संरचना। तो बेटा एनिलीनियम क्या होता है कि ये आपका एमीन होता है, एनिलीन है, क्षार के रूप में कार्य करता है। तो जैसे इसको प्रोटॉन मिलता है तो ये इस प्रोटॉन को ग्रहण कर लेगा। क्षार क्या होता है, अम्ल प्रोटॉन को त्याग करता है और क्षार उस प्रोटॉन को ग्रहण कर लेता है। तो एनिलीन क्या करेगा, इस प्रोटॉन को ग्रहण करेगा तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, NH3, और यहाँ पे किसका निशान आ जाएगा, प्लस का। इस संरचना को हम क्या बोलते हैं, एनिलीनियम धनायन। अब इसकी अनुनादी संरचना में केवल आपके बुक के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, बुक में केवल 2 दे रखी है, केवल बन गया। जैसे एक तो ये लिख दिया यहाँ पे NH3 प्लस, जो बुक में दे रखा है केवल हम उतनी बात करने वाले हैं। ये दूसरी स्ट्रक्चर दी है तो उसमें केवल बंद के इलेक्ट्रॉन है उनकी स्थिति आप चेंज कर दो। वैसे इसकी भी बनने में तो 5 बनेगी, लेकिन बुक में इतनी दे रखी है तो केवल हम इतनी ही बात करने वाले हैं। ज़्यादा टाइम अपने पास है भी नहीं है, बोर्ड एग्जाम बहुत पास में। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि एनिलीनियम धनायन की अनुनादी संरचना बनाइए तो एक ये बना के आ जाना और दूसरा ये, क्योंकि ज़्यादा अगर बच्चे ये नहीं, क्योंकि एनिलीनियम में वो क्या कन्फ्यूजन है, एनिलीन अलग है और एनिलीनियम, तो ये एनिलीनियम की धनायन की अनुनादी संरचना 2 बना के आनी है, केवल डबल बॉन्ड की स्थिति में अंतर करना। अब क्या करते हैं कि एमीन की जो क्षारीयता का क्रम है उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। गैसीय अवस्था में उसका अलग होता है और जलीय विलयन में उसका अलग होता है, तो उसको हम बात करते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसको हम आगे समझते हैं। तो एनिलीन हो गया। यहाँ से आपको एक चीज़ याद करनी है कि एमीन की क्षारीयता का क्रम, अब एमीन की क्षारीयता का क्रम अलग अलग प्रकार से होता है, तो वो हमें यहाँ सीखना है। जो पहले हम बात करते हैं जब गैसीय अवस्था में हो, एमीन कौन सी अवस्था में हो, गैसीय
अवस्था में। अब देखो गैसीय अवस्था में जो एमीन होता है उसका क्षारीयता का जो क्रम है वो केवल पैनिक प्रभाव पर निर्भर करता है, और पैनिक प्रभाव का मतलब एल्किल समूह है। तो एल्किल समूह की संख्या बढ़ेगी तो एमीन की क्षारीयता में क्या होगी, वृद्धि होती है। तो सीधी सी बात है, गैसीय अवस्था में आपको याद कर रखना है कि एल्किल समूह की संख्या में, एल्किल समूह की संख्या में वृद्धि होने पर, क्या लिखा है, एल्किल समूह की संख्या में वृद्धि होने पर क्षारीयता में वृद्धि होती है। अब देखो इधर कि जैसे ये लिखा मैंने RNH2 प्राथमिक एमीन, RNHR द्वितीयक एमीन, RNR और R, ये कौन सा एमीन हो गया, तृतीयक एमीन हो गया। अब देखो आप सभी को पता है कि जो एल्किल समूह होता है, कौन सा एल्किल समूह होता है, वो क्या दर्शाता है, प्लस आई प्रभाव। तो प्लस आई प्रभाव के कारण, प्लस आई प्रभाव के कारण बंध के इलेक्ट्रॉन किधर विस्थापित होंगे, नाइट्रोजन परमाणु की ओर। प्लस आई प्रभाव के कारण बंध के इलेक्ट्रॉन किसकी ओर विस्थापित होंगे, नाइट्रोजन की ओर। तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व जितना ज़्यादा होगा उतनी आसानी से ये अपने एकाकी इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है। तो याद करना है कि गैसीय अवस्था में एल्किल समूह की संख्या बढ़ने पर एमीन की क्षारीयता बढ़ती है, अर्थात इन तीनों में सबसे अधिक क्षारी कौन सा हो गया आपका, तृतीयक एमीन, उससे कम द्वितीयक एमीन, और सबसे कम प्राथमिक एमीन। ये कंडीशन कब लागू की है हमने, जब कौन सी अवस्था में हो, एमीन गैसीय अवस्था में। दूसरा यहाँ पे आपको याद रखना है कंडीशन चेंज, दूसरी कंडीशन है जलीय विलयन में। जलीय विलयन में तो बेटा गैसीय अवस्था में जो क्षारीयता का निर्धारण होता है वो केवल पैनिक प्रभाव के आधार पे होता है, केवल पैनिक प्रभाव के आधार पे। किसके आधार पे, पैनिक प्रभाव के आधार पे। लेकिन जलीय विलयन में जो क्षारीयता का निर्धारण किया जाता है, एक तो होता है पैनिक प्रभाव के आधार पे, और दूसरा आता है त्रिविम बाधा। क्या लिखा है, त्रिविम बाधा। अब समझना, ये तो क्लियर है कि पैनिक प्रभाव के अकॉर्डिंग अगर एमीन की क्षारीयता का क्रम करेंगे तो 3 डिग्री एमीन सबसे अधिक क्षारीय होगा, 2 डिग्री उससे कम, और 1 डिग्री सबसे कम। लेकिन त्रिविम बाधा को समझो, त्रिविम बाधा का मतलब क्या होता है कि यहां मैं तीनों एमीन बना रहा हूं, ये प्राथमिक एमीन, ये द्वितीयक एमीन, और ये आपका तृतीयक एमीन। तो त्रिविम बाधा का मतलब क्या होगा, जलीय विलयन है, तो जलीय विलयन में जो जल का अणु है वो इस नाइट्रोजन के पास आ गया, और नाइट्रोजन अपना लोन पेयर जल के अणु को देगा। अब सीधी बात है कि यहाँ पर तृतीयक एमीन में इसके तीनों तरफ 3 एल्किल समूह है, तो तीनों तरफ से इसको ढक लिया, और जितने बड़े एल्किल समूह होंगे वो इसको ढक लेंगे तो ये अपना लोन पेयर आसानी से उसको नहीं दे पाएगा। अगर किसी वस्तु को कोई चीज़ देनी है, सामने कोई बिल्कुल रास्ता खाली, तो आसानी से दे देगा, लेकिन चारों तरफ से अगर उसको घेर ले तो उसको देने में क्या होगी, परेशानी। तो जलीय विलयन में त्रिविम बाधा का मतलब आपको ये समझना है कि नाइट्रोजन पर एल्किल समूह की संख्या बढ़ेगी तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर आसानी से जल के अणु को नहीं दे पाएगा, तो क्षारीयता में क्या आएगी, कमी। अब देखो प्राथमिक एमीन में क्या होगा, एक ही एल्किल समूह है तो चारों में समूह की संख्या कम होगी तो आसानी से दे पाएगा। तो याद क्या करना है कि जलीय विलयन में त्रिविम बाधा को देखा जाए तो सबसे अधिक क्षारीय कौन सा होगा, इसका 1 डिग्री एमीन, उससे कम 2 डिग्री एमीन, और सबसे कम 3 डिग्री एमीन। लेकिन पैनिक प्रभाव को देखा जाए तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एक दूसरे के अपोजिट हो गया, एक दूसरे के अपोजिट हो गया। तो गैसीय अवस्था में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, सीधा है 3 डिग्री एमीन सबसे ज़्यादा, उससे कम 2 डिग्री, सबसे कम 1 डिग्री। लेकिन जलीय विलयन में अगर एमीन की बात करें तो एमीन अपना लोन पेयर किसको देगा, जल के अणु को। तो अगर एल्किल समूह की संख्या ज़्यादा होगी और उसको चारों ओर से घेर के रखेंगे तो एमीन अपना एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म वो नहीं दे पाएगा, तो क्षारीयता में क्या आएगी, कमी। इसलिए जल त्रिविम बाधा के कारण इसका क्रम 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। एक तरफ ये लागू है तो पैनिक प्रभाव में तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, और त्रिविम बाधा की बात करें
तो 1 डिग्री सबसे अधिक, 2 डिग्री और 3 डिग्री। अब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गया, तो फिर ये समझ में आया कि ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, एक दूसरे के प्रभाव को कम करते हैं। इस कारण से जलीय विलयन में एमीन की क्षारीयता का क्रम जो मैं लिख रहा हूं वो अब आपको यहां याद करना है। जलीय विलयन में एमीन की क्षारीयता सबसे अधिक कंफर्टेबल होगा 2 डिग्री के लिए, फिर 1 डिग्री के लिए और फिर 3 डिग्री के लिए। लेकिन याद करना, ये लाइन मैंने किसके लिए लिखी है? जलीय विलयन में। ये समझ लिया, कोई बात नहीं, आपको याद क्या करना वो समझ लो। गैसीय अवस्था में एमीन की क्षारीयता का क्रम क्या होगा? गैसीय अवस्था में एमीन की क्षारीयता का क्रम सबसे अधिक क्षारीयता कौन होगा? 3 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री और 1 डिग्री। लेकिन जलीय विलयन में सबसे अधिक क्षारीय 1 डिग्री होगा, उससे कम 2 डिग्री और 3 डिग्री सबसे कम होगा। अब आपकी बुक में एथिलेमीन और मेथिलेमीन के लिए क्षारीयता का क्रम दे रखा है, वो याद करना है जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल कि मेथिलेमीन और एथिलेमीन, देखो बेटा, अगर मैं CH3 लेता हूँ NH2 के साथ जोड़ने के लिए तो आपको क्रम याद रखना है 21-30। अगर मैंने एथिल लिया तो आपको क्रम याद करना है 23-10। माइंड में घोट लेना, एकदम फिक्स कर लेना। अगर मेथिल समूह ले रहा हूँ तो क्रम क्या रहेगा? 21-30। एथिल लिया है तो क्रम क्या रहेगा? 23-10। कैसे समझना? 2 का मतलब 2 डिग्री, 1 का मतलब 1 डिग्री, 3 का मतलब 3 डिग्री और 0 का मतलब अमोनिया। क्लियर है? तो अगर मेथिल जुड़ा होगा तो द्वितीयक एमीन सबसे अधिक क्षारीय है, उससे कम प्राथमिक एमीन, सबसे कम तृतीयक एमीन और उससे भी कम अमोनिया। लेकिन अब मैंने एथिल ले लिया तो सबसे अधिक द्वितीयक एमीन, उससे कम तृतीयक, फिर उससे कम 1 और सबसे कम अमोनिया। तो देखो मैं यहाँ बना रहा हूँ 21-30 से, तो सबसे अधिक क्षारीय कौन होगा? द्वितीयक एमीन, उससे कम प्राथमिक एमीन, उससे कम तृतीयक एमीन और सबसे कम अमोनिया। अगर मैंने कौन सा समूह ले लिया? एथिल लिया है तो C2H5NH C2H5, तो द्वितीयक एमीन सबसे ज्यादा होगा। लेकिन अब देखो यहां कौन आएगा? 3 नंबर तृतीयक एमीन, तो C2H5N C2H5N तृतीयक एमीन। फिर आएगा आपका C2H5 प्राथमिक एमीन और सबसे कम अमोनिया। तो ये एमीन की क्षारीयता का मैंने घटता क्रम आपको लिखा दिया है। कौन से 2 कंपाउंड की बात की है? मेथिल और एथिल के लिए। तो अगर मेथिल लिया आपने, CH3 लिया है, तो क्रम क्या याद किया आपने? एक तरीका बना दिया 21-30। और एथिल जुड़ा हो एमीन में, चाहे कोई सा भी एमीन हो, तो क्रम याद क्या करोगे? 23-10। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए और काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये बुक में दे रखा है एग्जाम्पल के रूप में लास्ट में अलग से। तो सीधा यहाँ से क्वेश्चन पुट आपको ये 4 दे देंगे और पूछेंगे इनका क्रम बताए, तो आपको ये क्रम याद कर लेना है। बिल्कुल, ये था एमीन की क्षारीयता का क्रम। एक चीज और बता दो, ये तो एमीन के लिए बात हो गई, ये बिंदु हमने यहाँ लिख लिया। अब अगर हम थोड़ी सी इसी से रिलेटेड एक बात कर लेते हैं एनिलीन के लिए। किसके लिए? एनिलीन के लिए। अब देखो एनिलीन का मतलब क्या था? एनिलीन का मतलब बेंजीन वाले के ऊपर क्या जोड़ दिया हमने? NH2, एनिलीन हो गया। अब इस पर 2 प्रकार के समूह जोड़ सकते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह है और दूसरा इलेक्ट्रॉन मुक्त करने वाले समूह है। तो याद क्या करना है कि इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह है, जैसे इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह है, जैसे आपका NO2 समूह हो गया, साइनाइड हो गया, कार्बोक्सिल समूह आदि। अगर इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह तो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेंगे, तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व में क्या होगी? कमी। तो इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह जैसे NO2, CN, COOH आदि जुड़े हो तो क्षारीयता में कमी
आती है। बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए बात। अगर ये समूह हमने एलिलीन के साथ जोड़ दिया तो क्षारीयता में क्या आएगी, कमी आएगी। लेकिन इलेक्ट्रॉन मुक्त करने वाले या इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन मुक्त करने वाले समूह है जैसे CH3 मेथिल हो गया और CH3 आदि समूह है जुड़े हो तो क्षारीयता में क्या होगी, वृद्धि होती है। अब इनका क्वेश्चन आप खुद आइडिया लगा सकते हो किस प्रकार से कि एनिलीन के साथ अगर NO2 जोड़ दिया तो क्षारीयता में कमी आ जाएगी, लेकिन एनिलीन के साथ CH3 जोड़ दिया तो क्षारीयता में क्या हो जाएगी, वृद्धि। इतना आप याद कर लोगे तो एनिलीन की क्षारीयता वाला क्वेश्चन है आपसे कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद काफ़ी इंपॉर्टेंट एनिलीन या एमीन की बात करते हैं, एमीन की रासायनिक समीकरण, और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट हिंसबर्ग अभिकर्मक के द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन में हम अंतर कैसे करते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद आगे बात करते हैं। अब देखो बात करें इसके बाद है एमीन के रासायनिक गुण। एमीन के रासायनिक गुण। अब जो रासायनिक गुण में इसकी काफ़ी अभिक्रिया है, उनमें से एक अभिक्रिया बेंजाइलन अभिक्रिया। नेम पर है तो थोड़ा क्वेश्चन बन सकता है, बेंजाइलन अभिक्रिया। क्या लिखा है, अभिक्रिया काफ़ी इजी टफ नहीं है, बस नाम याद करना। कौन सी अभिक्रिया की हम बात करें, हम बेंजाइलन अभिक्रिया की हम बात कर रहे हैं। तो बेंजाइलन अभिक्रिया की बात करें तो जो बेंजाइलन अभिक्रिया बिल्कुल काफ़ी इजी है कि इसमें क्या होता है कि जो एमीन है, एमीन की अभिक्रिया बेंजोइल क्लोराइड के साथ करवाई जाती है। किसके साथ, देखो यहाँ पे एक सिंपल से कि एमीन की क्रिया बेंजोइल क्लोराइड, एमीन की क्रिया बेंजोइल क्लोराइड। अब जो बेंजोइल क्लोराइड का फॉर्मूला याद होना चाहिए C6H5COCl। तो बेंजीन की क्रिया बेंजोइल क्लोराइड से कराने पर इस अभिक्रिया को बेंजाइलन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखो एमीन है तो एमीन में तो आप कोई सा भी प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एमीन ले सकते हो। कहाँ से प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया करवाते हैं यहाँ पे, प्राथमिक एमीन। जो प्राथमिक एमीन में जैसे मैंने एक सिंपल सा मेथिल एमीन ले लिया CH3NH2, क्या नाम हो गया इसका, मेथिल एमीन। अब इस मेथिल एमीन की क्रिया किससे करवानी है, बेंजोइल क्लोराइड से। अरे बेंजोइल क्लोराइड का फॉर्मूला आप चाहो तो इसके लिख सकते हो C6H5C≡OCl। ये क्या है, बेंजोइल क्लोराइड। अभिक्रिया समझनी है तो इसको उल्टा करके लिख देते हैं, तो क्या हो गया Cl C≡OC6H5। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, सिंपल सी बात है कि यहाँ से आपका Cl और यहाँ से आपका H, तो HCl क्या हो गया, बाहर निकल गया। अब इसको पूरे को जोड़ दो तो क्या बन गया, CH3NH C≡OC6H5। अब यहाँ पर एक बात सुना, इसके नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैसे कि आपने ये स्टिक तो सबने देखी होगी कि RC≡ONH2, इसको आप क्या बोलते हो, एमाइड बोलते हो। तो R के रूप में तो यहाँ फेनिल बेंजीन वाली जुड़ी हुई है, फिर CO और NH2, देखो एक H के स्थान पे क्या जुड़ा हुआ है, CH3, तो ये एमाइड है। और बेंजीन वाले जुड़े तो बेंजेमाइड हो गया। अब देखो इसका नाम करेंगे तो गौर क्या रखना है कि ये CH3 किससे जुड़ा हुआ है, N से जुड़ा हुआ है। CH3 किससे जुड़ा हुआ है, N से, तो इसका नाम दे दिया मैंने N मेथिल। क्या लिखा, N मेथिल। और ये हो गया C6H5 का मतलब बेंजीन, और एमाइड है तो बेंजेमाइड। तो नाम क्या हो गया, N मेथिल
बेंजेनेमाइड या बेंजीनेमाइड बोल सकते हो। तो एन मेथिल बेंजेनेमाइड। तो ये अभिक्रिया कौन सी है आपकी? बेंजाइलन अभिक्रिया। तो इतने से याद करनी है कि बेंजाइलन अभिक्रिया में क्या होता है कि एमीन की अभिक्रिया किसके साथ करवाते हैं? बेंजोइल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, इसको बेंजाइलन बोलते हैं। और इस अभिक्रिया में एमाइड का निर्माण होता है, बेंजेनेमाइड का निर्माण होता है। यहाँ पर जब भी रिएक्शन लिखे तो नाम जरूर लिख दें, क्या कंपाउंड है ये? बेंजोइल क्लोराइड। क्या लिखा है? बेंजोइल क्लोराइड। तो एक अभिक्रिया बिल्कुल उम्मीद है कि बेंजाइलन वाली होगी। दूसरी अभिक्रिया अगर हम इसकी करवा रहे हैं एमीन की, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है नाइट्रस अम्ल के साथ। क्या लिखा है? नाइट्रस अम्ल के साथ। अब देखो कुछ शब्द पे गौर करना। कुछ शब्द इस प्रकार के होते हैं जहां बच्चे कंफ्यूजन होते हैं। एक तो होता है नाइट्रिक अम्ल, एक होता है आपका नाइट्रस अम्ल। क्या लिखा है? एक तो मैंने लिखा है नाइट्रिक अम्ल। जो नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला आप सभी ने पढ़ा है, क्या होता है? HNO3। HNO3 को आप क्या बोलते हो? नाइट्रिक अम्ल, HNO3। एक होता है नाइट्रस अम्ल, फॉर्मूला क्या होता है? HNO2। कि नाइट्रिक अम्ल से एक O कम कर दिया तो क्या बन गया? HNO3, सॉरी HNO2। नाइट्रिक अम्ल HNO3, एक O कम कर दिया तो HNO2 नाइट्रस अम्ल। अब क्या होता है कि जब आप इसकी रिएक्शन देखोगे तो क्लियर कर लेना कि बहुत जगह आप देखोगे कि इसकी अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से करवाई, लेकिन वहां आपको नाइट्रस अम्ल लिखा हुआ नहीं मिलेगा। तो वहां क्या मिलेगा? सुनना कि इसी को हम समझते हैं NaNO2, सोडियम नाइट्राइल प्लस HCl। अब ये सीधी बात है, यहां से Na और यहां से Cl, HCl अलग हो गया और इस H को NO2 के साथ जोड़ोगे तो ये बनेगा, नहीं बनेगा। तो ध्यान रखना जहां पर भी ये रिएक्शन होती है, नाइट्रस अम्ल के स्थान पे आपको NaNO2 प्लस HCl का मिश्रण मिलेगा। NaNO2 प्लस HCl का जो मिश्रण मिलता है वो किस रूप में कार्य करेगा? नाइट्रस अम्ल के रूप में। क्योंकि बार बार, और इसमें एक इसकी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है डाईएजोकरण। ये आगे पढ़ेंगे हम इसको डिटेल से, तो वहां पर इसी का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल है। तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए नाइट्रस अम्ल का मतलब HNO2, चाहे HNO2 लिखा हुआ मिले या NaNO2 प्लस HCl। जो सीधी बात है, यहां से H और यहां से NO2, तो HNO2 बन जाएगा आराम से। तो ये क्लियर होना चाहिए कि नाइट्रस अम्ल में लिखा हुआ। अब देखो, इस नाइट्रस अम्ल का सबसे विशेष फायदा है कि इसके द्वारा हम एक तो एलिफेटिक एमीन तथा एरोमेटिक एमीन में विभेद कर सकते हैं। प्रश्न आ जाए कि एलिफेटिक एमीन और एरोमेटिक एमीन में आप कैसे अंतर करोगे, तो नाइट्रस अम्ल की सहायता से हम उनको अलग कर सकते हैं। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद में नाइट्रस अम्ल की अभिक्रिया एक बार एलिफेटिक एमीन के साथ करेंगे और फिर एरोमेटिक एमीन के साथ। और एरोमेटिक एमीन के साथ होती है उसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? डाईएजोकरण या डाईएजोटीकरण। स्क्रीनशॉट लें, ये रिएक्शन हम वापस से पढ़ेंगे डिटेल से नाइट्रस अम्ल के साथ। तो देखो, रिएक्शन की बात है नाइट्रस अम्ल के साथ, तो यहां लिख रहा हूं नंबर 2, नाइट्रस अम्ल के साथ। अब ये बात तो क्लियर हो गई कि नाइट्रस अम्ल का मतलब फॉर्मूला आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर है। क्या होगा? HNO2। क्या बोलते हैं इसको? नाइट्रस अम्ल। लेकिन याद क्या करना है कि नाइट्रस अम्ल के स्थान पे आपको लगभग रिएक्शन में यही लिखा मिलेगा NaNO2 प्लस HCl का मिश्रण। तो क्लियर हो जाना कि जहां नाइट्रस अम्ल है उसके स्थान पे चाहे तो आप कह सकते हैं NaNO2 प्लस HCl। अब हम बात करते हैं एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों एमीन के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं। तो समझना, जैसे RNH2 अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से, तो नाइट्रस अम्ल के स्थान पे मैं ये ले रहा हूं अभिक्रिया के लिए, तो क्या हो गया? NaNO2 प्लस HCl। अब देखो क्या बनता, समझना यहां से कि RNH2 है। अब रिएक्शन को इजीली समझे तो यहां पर मैंने HCl कितने ले लिए? 2। अब समझना बनता क्या है, अलग क्या होता है
यहां से एक Na और यहां से एक, इसको ऐसे लिखें HCl है, तो यहां से एक Na और यहां से एक Cl, NaCl क्या हो गया आपका, NaCl अलग हो गया। अब देखो यहां ऑक्सीजन कितने, 2, तो 2 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन, कुल मिलाकर 2 जल के अणु क्या हो गए, बाहर निकल गए। अब बचा क्या, R, एक N, दूसरा N और ये एक Cl। देखो R N N Cl, ये बच गया तो वो लिख दो, तो R N2Cl। सबसे विशेष बात एक बार सुन लेना, ये जो कंपाउंड बनता है वो अनस्टेबल होता है। क्या होता है, अनस्टेबल होता है, और ये जल के साथ, किसके साथ, जल के साथ तुरंत क्रिया करेगा यहाँ पे। तो जो सीधी सी बात है कि यहाँ से क्या बाहर चला गया, HCl, N2 क्या हो जाएगी, N2 मतलब नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी, बच्चा क्या, ROH, तो ये एल्कोहल बन गया, और साथ में यहाँ पर नाइट्रोजन गैस है वो आपकी बाहर निकलती है, और साथ में आपका HCl भी क्या हो जाता है, बाहर चला जाता है। अब यहाँ से आपकी माइंड में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया जब नाइट्रस अम्ल के साथ करवाई तो उत्पाद के रूप में एल्कोहल बनता है, और उसमें जो नाइट्रोजन गैस है वो बुलबुले के रूप में बाहर निकलती हुई आपको नजर आती है। ये पहचान होती है प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया की जब हम नाइट्रस अम्ल के साथ करवाते हैं। क्लियर है। यहाँ जो ये कंपाउंड बना है, ये कंपाउंड क्या होता है आपका, अस्थायी। अब जो इसका नाम भी बता दूं, इसको बोलते हैं एल्किल डाई एजोनियम क्लोराइड। तो ये क्या होता है, बिल्कुल अनस्टेबल होता है, तो तुरंत इसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर एल्किल एमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ करवाएंगे तो एल्किल डाइएजोनियम क्लोराइड बनता है जो अनस्टेबल होता है, उससे फिर एल्कोहल का निर्माण होता है, और उस एल्कोहल के निर्माण में नाइट्रोजन गैस ROH, एल्कोहल गया, नाइट्रोजन गैस बुलबुले के रूप में बाहर निकलती है। तो यहाँ नाइट्रोजन का मात्रात्मक आंकलन करके हम अमीनो अम्ल या प्रोटीन में नाइट्रोजन की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। अब आते हैं एलिफेटिक एरोमेटिक एमीन। तो ये तो एलिफेटिक एमीन हो गया, लिखे तो एलिफेटिक एमीन। अब बात करते हैं एरोमेटिक एमीन की। तो एरोमेटिक एमीन होगा तो इसका मतलब व्यंजन वाले लेंगे, एरोमेटिक का मतलब आएगा AR लिख दिया यहाँ पे, AR NH2, AR NH2, वही अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से, तो NaNO2 प्लस HCl कितने ले लिए, 2। ये रिएक्शन टेम्परेचर जरूर याद कर लेना, 273 से 278 केल्विन के बीच में इसका टेम्परेचर होता है। अब देखो सेम बनने का तरीका वही होगा, क्या, यहां से Na, यहां से Cl, 2 ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन को जल के रूप में, जल का अणु निकालने के लिए कितने हाइड्रोजन चाहिए, 4। तो देखो 2 हाइड्रोजन यहां से, 2 O यहां से और 2 हाइड्रोजन यहां से, तो ये हो गया जल का अणु। अब बचा क्या, AR मतलब एरोमेटिक व्यंजन वाले हो गई, ARNNCl। तो इसको आप चाहो तो क्या लिख सकते हो, ARN2Cl, साथ में क्या बाहर निकल गया था आपका NaCl प्लस 2H2। इस कंपाउंड का नाम होता है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। क्या लिखा है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। और ये कमरे के ताप पर क्या होता है, स्थायी होता है। तो ये मतलब इसकी तुलना में जो कंपाउंड बना है उसकी तुलना में ये क्या होता है आपका, स्थायी होता है। अब एक विशेष बात, इस कंपाउंड की सहायता से जो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बना है, लवण बना है, इसकी सहायता से काफ़ी अन्य कंपाउंड बनाए जाते हैं। ये अलग से पूरा टॉपिक दे रखा है, डाइएजोनियम लवण। इस एमीन वाले पोर्शन में एक तो एमीन के बारे में बताया गया, और इसका जो नेक्स्ट हिस्सा है वहाँ दिया गया है डाइएजोनियम लवण। तो डाइएजोनियम लवण है, तो इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। ध्यान रखना, इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं एजोटीकरण या डाइएजोकरण कहा जाता है। इसके बारे में मैं डिटेल से आपको बताऊंगा। तो ये क्या हो गया आपका एरोमेटिक एमीन। तो इसमें ये उत्पाद बनता है। ऊपर वाले के लिए आप एक लाइन लिख सकते हो जो अपने लिए काफी कंफर्टेबल है,
देखो यहाँ एक लाइन लिख सकते हैं कि इस अभिक्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के मात्रात्मक, क्या लिखा है, नाइट्रोजन के मात्रात्मक निकासी का उपयोग, नाइट्रोजन जो गैस बाहर निकली उसके लिए लिखा है, नाइट्रोजन के मात्रात्मक निकासी का उपयोग एमिनो अम्ल एवं प्रोटीन के आंकलन में किया जाता है। एक बात सुन लेना, फिर से रिपीट कर दूं, जितने भी प्रोटीन और अमीनो अम्ल होंगे, प्रोटीन किसके बने होते हैं, अमीनो अम्ल, और अमीनो अम्ल में नाइट्रोजन कन्फर्म होता है। तो उस नाइट्रोजन की मात्रा के आधार पर ही प्रोटीन में और अमीनो अम्ल का हम पता लगाते हैं। तो नाइट्रोजन के मात्रात्मक निकासी का उपयोग अमीनो अम्ल व प्रोटीन के आंकलन में किया जाता। तो क्लियर होना चाहिए, एलिफेटिक एमीन की अभिक्रिया कराएंगे तो ये बनेगा, और एरोमेटिक एमीन की अभिक्रिया करवाने पे हमें ये उत्पाद प्राप्त होता है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट हिल्सबर्ग अभिकर्मक के द्वारा, हाँ एक चीज़ और, नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया आपने प्राथमिक एमीन के साथ करवाया तो आपको एल्कोहल प्लस नाइट्रोजन गैस बनी, द्वितीयक एमीन के साथ करवाते हैं तो नाइट्रोस उत्पाद प्राप्त होता है, और तृतीयक एमीन के साथ चतुष्क अमोनियम लवण प्राप्त होता है। तो प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया जब नाइट्रस अम्ल के साथ करवाते हैं तो अलग अलग उत्पाद प्राप्त होता है। ये विशेष बात याद रखना है, इसका स्क्रीनशॉट लें। उसके बाद हम हिल्सबर्ग अभिकर्मक की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। इसके बाद देखो नेक्स्ट जो रिएक्शन करवा रहे हैं वो हिल्सबर्ग अभिकर्मक के साथ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हिल्सबर्ग अभिकर्मक के साथ जो क्वेश्चन यहाँ पे दो बनेंगे आपके बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग, और पहले कह रहा हूँ स्टार्ट करने से पहले कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हिल्सबर्ग अभिकर्मक। पहला क्वेश्चन होगा कि हिल्सबर्ग अभिकर्मक का सूत्र और संरचना बनाइए और रासायनिक नाम लिखो इसका। दूसरा, हिल्सबर्ग अभिकर्मक के द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों प्रकार के एमीन में को अलग कर सकते हैं, क्योंकि आपके सामने 3 एमीन रख दिए। अब हमें क्या पता चलेगा कि कौन सा प्राथमिक एमीन है, कौन सा द्वितीयक और कौन सा तृतीयक। तो तीनों प्रकार के एमीन की अभिक्रिया आप किससे करवा लो, हिल्सबर्ग अभिकर्मक के साथ करवाएंगे तो तीनों से अलग अलग उत्पाद बनेगा, तो उनसे पहचान हो सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम हिल्सबर्ग अभिकर्मक। तो मैं इसका फॉर्मूला लिख रहा हूँ। इसका फॉर्मूला नॉर्मली आप लिखोगे C6H5SO2Cl, C6H5SO2Cl नाम हो जाएगा इसका बेंजीन, क्या लिखा है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। तो प्रश्न आ जाएगी हिल्सबर्ग अभिकर्मक का सूत्र क्या होता है, तो सूत्र क्या लिख दिया, C6H5SO2Cl, नाम क्या हो गया, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। अब क्लियर है, C6H5 का मतलब बेंजीन वाले, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब याद क्या रखना इसके लिए कि इसके द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों प्रकार के एमीन में विभेद कर सकते हैं। लिखो, इस अभिक्रिया के द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक तीनों प्रकार के एमीन में विभेद किया जा सकता है। अब देखो तीनों एमीन की मैं अभिक्रिया करा रहा हूँ और आप ऑटोमेटिक कुछ समझ जाओगे कि अंतर कहाँ आएगा। प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन, हम इनका एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर हम प्राथमिक एमीन में करवाते हैं तो मैंने यह सपोज करो ले लिया अभिक्रिया के रूप में, पहले तो ये बना ले, जो C6H5 आप चाहो तो इसको बेंजीन वाले के भी रूप में बना सकते हो, कैसे भी। तो इसको जैसे हिल्सबर्ग अभिकर्मक ये बना दिया, ये बेंजीन वाले, यहाँ SO2
और ये Cl। इसकी अभिक्रिया किससे करवानी है? प्राथमिक एमीन से। तो प्राथमिक एमीन के रूप में मैंने एक एथिलेमीन ले लिया, एथिलेमीन। अब देखो एथिलेमीन का फॉर्मूला होता है C2H5NH2। इसको बेटा उल्टा लिख दें और बताओ इस नाइट्रोजन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 2। तो अगर हम इसको इससे लिखे तो कोई परेशानी नहीं किया, NH के साथ NHC2H5। इस एथिलेमीन को ऐसा लिख सकते हैं, कोई परेशानी है बेटा? हो तो कोई सोल्यूशन नहीं है मेरे पास। तो मजाक की बात नहीं। तो C2H5 एथिलेमीन हो गया प्राथमिक एमीन। अब देखो रिएक्शन में कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए। होगा क्या कि यहाँ से एक H और एक यहाँ से Cl, HCl बाहर हो गया, जोड़ दो इसको। जोड़ेंगे तो ये तो हो गए आपकी बेंजीन वाले, यहाँ SO2, ये N, यहाँ पर H, ये C2H5 हो गया। अब समझना, इसका नाम लिखना है। यहां पर एक विशेष बात है कि ये एमाइड बनता है लेकिन CO नहीं है, SO2 है, तो इसको सल्फोनेमाइड बोलते हैं। उत्पाद बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? सल्फोनेमाइड। अब सुनना यहां पे क्या है, ये नाइट्रोजन इस एथिल से जुड़ा हुआ है। नाइट्रोजन किससे जुड़ा हुआ है? एथिल से। तो पहले तो इसका नाम लिख दिया N एथिल, ये हो गया बेंजीन, N एथिल बेंजीन, और ये क्या है? सल्फोनेमाइड, सल्फोनेमाइड। तो आपका जो उत्पाद बना है उसका नाम क्या होगा? N एथिल बेंजीन सल्फोनेमाइड। अब एक विशेष बात जो अपने को समझनी है, क्या होता है कि सल्फोनिल जो समूह होता है SO2, वो बंद के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। तो इससे क्या होगा कि नाइट्रोजन से जो हाइड्रोजन जुड़ा है वो आसानी से बाहर निकल जाएगा। आसानी से बाहर निकलने का मतलब है कि यहाँ से ये अम्ल की तरह व्यवहार करेगा, और अम्ल की तरह व्यवहार करेगा तो जो कंपाउंड ये बना आपका, ये क्षार में विलय होता है। क्या हुआ? क्षार में विलय। तो पता कैसे चलेगा कि आपने क्या किया? प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ करवाई, तो जो उत्पाद बना उसको उसमें क्या मिला दिया? क्षार विलय हो गया। तो इसका मतलब ये प्राथमिक एमीन हो गया। अब जो द्वितीयक एमीन की बात करें तो एक और एग्जांपल यहां लेते हैं। ये अब देखो, इसको चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, कोई एक ही बात है, क्रिया Cl। अब द्वितीयक एमीन से करवा रहे हैं तो इसका मतलब यहां से एक H हटा के C2H5 जोड़ दो, H N, यहां पर C2H5, C2H5। अब सीधी बात है, रिएक्शन में क्या होगा समझ गए? यहां से H और यहां से Cl, HCl हो गया बाहर। अब जोड़ दो बाकी से संरचना को, SO2 एक साथ लिख दिया। अब देखो इस N से SO2 से N जुड़ेगा, N से ये N, C2H5, C2H5। नाम देखो, नाइट्रोजन से कितने N जुड़े हुए? 2, तो नाम हो जाएगा N डाईएथिल। क्या नाम हो गया? N डाईएथिल। और इस कंपाउंड का नाम तो हमने उत्पाद बनता है वो क्या है? बेंजीन सल्फोनेमाइड, बेंजीन सल्फोनेमाइड। अब विशेष बात याद करना कि N एथिल बेंजीन सल्फोनेमाइड बना, यहाँ पे एक प्रोटॉन था तो ये अम्ल की भांति व्यवहार करा, इस कारण से क्षार में विलय। लेकिन यहाँ पर इस नाइट्रोजन के पास H है क्या, तो ये अम्ल की भांति व्यवहार नहीं करेगा, अर्थात ये क्षार में विलय नहीं है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया क्षार में अविलय। तो बताओ दोनों में अंतर हुआ नहीं हुआ? प्राथमिक एमीन हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ क्रिया करवाता है तो जो उत्पाद बनता है वो क्षार में विलय है, लेकिन द्वितीयक एमीन हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ क्रिया करके जो उत्पाद बनाएगा वो क्षार में विलय नहीं। अंतर हो गया। अब तीसरे एमीन है कौन सा? तृतीयक एमीन। अब तृतीयक एमीन का मतलब यहाँ पे एक और C2H5 आ जाएगा। तो इस एमीन के पास हाइड्रोजन ही नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है तो ये क्रिया ही नहीं करेगा। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये बेंजीन SO2Cl, ये तो क्या? सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड अर्थात हिंसबर्ग अभिकर्मक। और इसकी अभिक्रिया किससे करवा दो? C2H5N, C2H5N, C2H5। हाइड्रोजन है क्या? नहीं है। अब सीधी बात है, जब हाइड्रोजन नहीं है तो यहाँ पर कोई अभिक्रिया
नहीं होती है। तो इस प्रकार से हिंसबर्ग अभिकर्मक की सहायता से, किसकी सहायता से? हिंसबर्ग अभिकर्मक की सहायता से तीनों प्रकार के एमीन में विभेद किया जा सकता है। एक बार इसको मैं वापस इजीली लैंग्वेज में आपको समझा दूं। सबसे पहले हमने क्या लिखा? हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया। तो क्लियर होना चाहिए, हिंसबर्ग अभिकर्मक का फॉर्मूला क्या होता है? C6SO2Cl, C6H5SO2Cl। इसका रासायनिक नाम क्या बोलते हैं? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। तो हिंसबर्ग अभिकर्मक की क्रिया जब प्राथमिक एमीन या द्वितीयक एमीन के साथ करते हैं तो उत्पाद के रूप में क्या बनता है? सल्फोनेमाइड। क्या बनता है? सल्फोनेमाइड। सबसे विशेष बात क्या है कि इस अभिक्रिया के द्वारा प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन तीनों प्रकार के एमीन को अलग किया जा सकता है, विभेद किया जा सकता है। इसमें नंबर 1, ये क्या आपका हिंसबर्ग अभिकर्मक? यहाँ आपने लिया क्या? एथिलेमीन। यहाँ जो एथिलेमीन है वो कौन सा एमीन है? प्राथमिक एमीन। तो प्राथमिक एमीन की क्रिया हुई तो आपका जो उत्पाद बना वो उत्पाद किस में विलय है? क्षार में विलय है। इसके बाद ये बात करें यहाँ पे, ये हो गया आपका डाई एथिलेमीन, डाई एथिल एमीन। कौन सा एमीन हो गया? द्वितीयक एमीन। तो द्वितीयक एमीन ने जब हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ रिएक्शन की तो आपका जो उत्पाद प्राप्त हुआ वो क्या हुआ? क्षार में विलय हो गया। तीसरा, ये आपने क्या लिखा? तृतीयक एमीन। नाम लिखना चाहो तो ट्राई एथिल एमीन। ट्राई एथिल एमीन कैसा एमीन है? तृतीयक एमीन। और ये हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ क्रिया ही नहीं करता है। तो इस प्रकार इसकी सहायता से हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन तीनों में अंतर कर सकते हैं। एक यहाँ पर मैं आपको एक विशेष बात बता दूं, वर्तमान में ये जो हिंसबर्ग, जो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है उसके स्थान पर पैराटोलुइन सल्फोनिल क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। बुक में दे रखी है ये लाइन, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं लिख देता हूँ बोर्ड पे, इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना कि याद क्या करना है। वर्तमान में बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के स्थान पर एमीन को अलग करने के लिए पैराटोलुइन सल्फोनिल क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। मतलब आजकल अगर आपको तीनों प्रकार के एमीन में विभेद करना है तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के स्थान पे किसका प्रयोग करते हैं? पैराटोलुइन सल्फोनिल क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। तो उम्मीद है हिंसबर्ग अभिकर्मक क्या है और कैसे एमीन को हम अलग करते हैं आपको समझ। इसके बाद अब इसका जो लास्ट, जो एमीन वाला जो पोर्शन बचता है उसमें अपना जो लास्ट टॉपिक आता है वो आता है एमीन की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी जो ब्रोमिनीकरण, नाइट्रीकरण और सल्फोनीकरण, जो 3 इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, इन तीनों में जो उत्पाद बनना चाहिए उससे अलग उत्पाद बनता है थोड़ा सा। तो इस कारण से वहाँ से क्वेश्चन काफ़ी पुटअप होता है। तो उसकी हम बात करें, इसका स्क्रीनशॉट। उसके बाद अब हम बात करते हैं एनिलीन की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। थोड़ी सी अलग होगी यहाँ पे, तब इम्पोर्टेंट है कि एनिलीन की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या लिखा है? एनिलीन की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यहाँ आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ समझनी है कि बेंजीन वलय के ऊपर एनिलीन का मतलब क्या जोड़ा होगा? NH2। ये जो NH2 समूह होता है, किस समूह की बात करें? जो NH2 समूह होता है, एक तो वो
सक्रियणकारी होता है, मतलब क्रियाशीलता को बढ़ा देता है, प्लस ऑर्थो तथा पैरा निर्देशी होता है। तो यहाँ से आपके माइंड में ये बात क्लियर होनी चाहिए कि एनिलीन की जो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी उसमें जो आने वाला समूह होगा वो कहाँ जुड़ेगा, ऑर्थो व पैरा पे होता है। इसकी पहले रिएक्शन में स्टार्ट करते हैं ब्रोमीनीकरण। किसकी बात कर रहे हैं, ब्रोमीनीकरण अभिक्रिया की। तो अरे ब्रोमीनीकरण का मतलब क्या होता है कि एनिलीन की क्रिया जब ब्रोमीन जल के साथ करवाई जाती है, एनिलीन की क्रिया जब ब्रोमीन जल के साथ करवाई जाती है तो जो उत्पाद प्राप्त होगा, यहाँ विशेष बात है कि ऑर्थो वो पैरा नहीं बनेगा, ऑर्थो और पैरा जितनी भी स्थितियाँ हैं उन सब पर आपका ब्रोमीन जुड़ जाता है, जिसे 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन का निर्माण होता है। तो इसके लिए क्या लिखेंगे कि जब एनिलीन की क्रिया ब्रोमीन जल से करवाई जाती है, ब्रोमीन जल से करवाई जाती है तो 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन बनता है। अब देखो यहाँ पे बात करें तो एनिलीन का मतलब बेंजीन वाले के ऊपर NH2, क्या ब्रोमीनीकरण, तो अभिक्रिया ब्रोमीन से क्या किया, गर्म किया। अब यहाँ पर आपको एक बात विशेष समझनी है कि इस रिएक्शन में क्या होता है। देखो ये और ये स्थिति कौन सी है, ऑर्थो। कुछ समझो, कुछ बच्चों में कन्फ्यूजन होता है। ये बेंजीन वाले बना दी, यहाँ मैंने जोड़ दिया NH2। अब देखो इधर से ये 1 तो इधर से ये 2, इधर से 3, इधर से 4, इधर से भी काउंट करोगे तो ये 2, ये 3 और ये 4। इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों स्थिति को आप क्या मान सकते हो, इधर से भी ऑर्थो हो जाएगी, इधर से भी ऑर्थो, और ये क्या पैरा पढ़ा था। 1,2 का रिलेशन ऑर्थो, 1,3 का रिलेशन मेटा और 1,4 का रिलेशन क्या होता है, पैरा होता है। तो इस ब्रोमीन में जो एनिलीन में जो NH2 होता है वो इतना सक्रियणकारी होता है कि ये इसकी क्रियाशीलता इतनी बढ़ा देता है कि केवल ऑर्थो या पैरा अकेला उत्पाद प्राप्त करना यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं है। इस कारण ऑर्थो या पैरा जितनी भी स्थितियाँ होती है उन सब पर आपका ये ब्रोमीन जुड़ जाएगा, जिससे आपका जो उत्पाद है वो आपको ये प्राप्त होगा। NH2 एक Br ऑर्थो पे, दूसरा पैरा पे और एक Br यहाँ पे। तो इसका नाम क्या हो गया, काउंटिंग में 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 2,4,6 ट्राइब्रोमो बेंजीन। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या है आपसे प्रश्न ये पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में, एनिलीन से पैरा ब्रोमो बेंजीन बनाइए। देखो एनिलीन की क्रिया अगर ब्रोमीन जल के साथ कराओगे तो आपका उत्पाद तो ये बनेगा, लेकिन हमें एनिलीन से क्या बनाना है, पैरा ब्रोमो बेंजीन। तो अब देखो एकल उत्पाद बनाने के लिए, एकल उत्पाद प्राप्त करने के लिए हमें इस एनिलीन में जो NH2 समूह है उसकी सक्रियता जो बोलते हैं उसको हमें कम करना है। अब कम करने की एक प्रोसेस होती है, उसकी बात करें तो उस रिएक्शन को पहले आप रिएक्शन समझा रहा हूँ, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। तो आपको करना क्या होता है, सबसे पहले एनिलीन लिखते हैं यहाँ पे NH2 बेंजीन वाले, इसकी क्रिया में करवा देता हूं एसिटिक एनहाइड्राइड से। किससे, एसिटिक एनहाइड्राइड से। तो फॉर्मूला क्या होता है एसिटिक एनहाइड्राइड का, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। तो यहां से एक H, अब ये उत्पाद कैसे अलग होगा आपका, यहां से आपका H और यहां से ये समूह पूरा अलग हो जाएगा। तो ये जो शेष समूह वो इसके साथ जुड़ जाएगा, NH C डबल बॉन्ड O CH3, ये बन गया। फिर क्या किया, अब इसकी क्रिया मैंने किससे करवाई, ब्रोमीन से। तो ब्रोमीन से करवाने पर अब ये जो एसिटिलन समूह से जुड़ने के कारण इस एनिलीन की सक्रियता में कमी आ जाती है। अब ब्रोमीन से करवाओगे तो ये Br केवल कहाँ जुड़ेगा, ऑर्थो स्थिति पे। तो NHCO CH3 और यहाँ मैंने क्या जुड़ गया इसका
Br ऑर्थो पे। अब ये जो बन गया है इसका आप अम्लीय माध्यम में जलापठन का, तो जलापठन का मतलब जल HOS से, तो ये समूह आपका यहाँ से प्राप्त अलग हो जाएगा और ये उत्पाद आपको यहाँ प्राप्त होगा। समझना, मैं एक चीज़ आपको यहाँ डिटेल से समझाऊंगा। NH2 यहाँ Br प्लस CH3COOH, ये बन गया आपका। थोड़ा सा नज़र नहीं आ रहा तो इसको हम ऊपर की तरफ कर लेते हैं। NH2 यहाँ पे क्या बन गया आपका Br। अब समझो इस रिएक्शन को, तो याद कैसे करना। देखो सबसे पहले हमने क्या ये क्या है एनिलीन, और ये क्या है CH3COO, CH3COO, क्या बोलते हैं इसको, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो एनिलीन की क्रिया हमने किससे करवा दी, एसिटिक एनहाइड्राइड से, एसिटिक एनहाइड्राइड से करवाई। तो अब देखो जो उत्पाद बना वो एमाइड है, क्या है, जो COONH2 एमाइड हो गया, और एक दो कार्बन तो एथेनेमाइड हो गया, एथेनेमाइड। अब इसको अब अगर प्रतिस्थापित भी मानो तो इसका नाम लिख सकते हो एन फेनिल एथेनेमाइड। क्या बन गया, एन फेनिल एथेनेमाइड। इस एन फेनिल जो एथेनेमाइड बना है इसको एक पर्टिकुलर नाम से बोलते हैं, वो नाम होता है एसिटेनिलाइड। ये याद कर लेना, ये इसी का नाम है। एन फेनिल एथेनेमाइड को हम क्या बोलते हैं, एसिटेनिलाइड। अब इसकी क्रिया आपने ब्रोमीन से करवाई तो Br यहाँ जुड़ गया, और फिर इसका अम्लीय माध्यम में जलापठन करने से आपको Br पैरा स्थिति पे तो क्या प्राप्त हो गया, पैरा ब्रोमो एनिलीन प्राप्त हुआ है। अब यहां से जो चीजें मैं बता रहा हूं वो समझना। पहला क्वेश्चन तो आपसे ये बन जाएगा यहाँ पे कि याद क्या करना है, वो समझो कि सबसे पहले एनिलीन की इलेक्ट्रॉन स्थिति प्रतिस्थापन अभिक्रिया की हम बात कर रहे हैं कि NH2 समूह सक्रियणकारी और ऑर्थो पैरा निर्देशकारी होता है, अर्थात आने वाला समूह केवल ऑर्थो व पैरा पे जोड़ेगा। पहला पॉइंट याद करना। अब इसका जब हमने ब्रोमीनीकरण किया तो जब एनिलीन की क्रिया ब्रोमीन जल के साथ करवाई तो इसका एकल ऑर्थो या ब्रोमो इस प्रकार का उत्पाद प्राप्त नहीं होता है, और आपको उत्पाद के रूप में 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन प्राप्त होता है। लेकिन आपको एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आएगा कि एनिलीन से पैरा ब्रोमो एनिलीन बनाइए, ये तो इजी था। तो एनिलीन से पैरा ब्रोमो एनिलीन बनाइए, तो ये कब पॉसिबल है, जब एमीन समूह की सक्रियता को कम किया जाए। तो इसकी सक्रियता को कम करने के लिए इससे हमने ऐसे समूह ऐसा CH3CO समूह जोड़ दिया। CH3CO समूह जोड़ने से होता क्या है, देखो इस समूह को बोलते हैं एसिटेनिलाइड, ये समूह NHCOOCH3। तो ये समूह जुड़ने से क्या होता है कि नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर होता है, वो यहाँ पर आ जाएगा और इस बंद के इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे। तो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो बेंजीन वलय में न जाकर ऊपर की तरफ चला जाता है, जिससे इसकी सक्रियता कम हो जाती है, जिसके कारण इसका केवल कौन सा उत्पाद, ब्रोमो उत्पाद हम प्राप्त कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि ब्रोमीनीकरण से या एनिलीन से केवल ब्रोमो उत्पाद प्राप्त करना है, सिंगल उत्पाद प्राप्त करना है। तो ये प्रोसेस हमें नाइट्रीकरण में भी याद रखनी है। इसका स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन इसी इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया में बात करते हैं नाइट्रीकरण की। स्क्रीनशॉट जल्दी से। इसके बाद इसकी जो इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया में दूसरी अभिक्रिया हम बात करते हैं नाइट्रोकरण या नाइट्रीकरण बोलते हैं। यहाँ पर भी परेशानी वही है, यहाँ थोड़ी सी अलग परेशानी। पहली बात तो कि जब भी हम नाइट्रीकरण करते हैं तो किस में करते हैं, सांद्र H3O3 की क्रिया होगी सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। कन्फर्म है, जब भी नाइट्रीकरण की क्रिया होती है तो नाइट्रिक अम्ल से तो क्रिया होगी, लेकिन किसकी उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि एनिलीन की क्रिया सांद्र HNO3 के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में
कराने पर, अभी विशेष बात, उपस्थिति में कराने पर देखो एनिलीन में जो NH2 समूह तो उत्पाद ऑर्थो और पेरा बनना चाहिए, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये होती है ऑर्थो भी बनेगा, पेरा भी बनेगा और साथ में मेटा भी बनेगा। अब कायदे से मेटा नहीं बनना चाहिए था, लेकिन मेटा बन गया तो कुछ अलग होता है, क्वेश्चन भी वहीं से पुटअप होता है। तो एनिलीन की क्रिया सांद्र H3 के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराने पर ऑर्थो, मेटा तथा पेरा नाइट्रो एनिलीन, ऑर्थो, मेटा तथा पेरा नाइट्रो एनिलीन प्राप्त होता है। रिएक्शन समझना, NH2 ये आपकी बेंजीन वाले क्रिया किससे, सांद्र HNO3 से। तो सांद्र HNO3 को लिखने का तरीका क्या रखना है, HONO2 सांद्र किसकी उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। अब देखो क्या होता है कि ये ऑर्थो, ये मेटा और ये पेरा, सब जगह हाइड्रोजन जुड़ा होता है। अब ऑर्थो पे जोड़ना तो यहाँ से H, यहाँ से OH, बाहर चला गया NO2 जुड़ जाएगा। मेटा पर यहाँ से H, यहाँ से OH, बाहर NO2 जुड़ जाएगा। पेरा पे यहाँ से H और यहाँ से OH, बाहर NO2 यहाँ जुड़ जाएगा। तो उत्पाद आपका ये बन जाएगा NH2 NO2, ये ऑर्थो, ये मेटा और ये पेरा। इसमें ये जो मेटा बनता है ये भी काफ़ी अधिक मात्रा में बनता है। अब देखो यहाँ पर इसका नाम ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन, इसका पेरा नाइट्रो एनिलीन, सॉरी मेटा नाइट्रो एनिलीन और इसका पेरा नाइट्रो एनिलीन हो गया। अब देखो सबसे पहले बात, अगर फोकस आप समझ सकते हो कि जो आपका NH2 समूह होता है वो क्या होता है, ऑर्थो या पेरा निर्देशी होता है। लेकिन कन्फ्यूजन क्रिएट क्या हुआ कि यहाँ पर मेटा नाइट्रो एनिलीन बन गया। तो क्वेश्चन बनेगा कि एनिलीन का जब नाइट्रीकरण करते हैं तो मेटा नाइट्रो उत्पाद क्यों बनता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। दूसरा, एक तो ये क्वेश्चन बन गया क्यों बना। दूसरा, अगर हमें केवल पेरा या ऑर्थो ही प्राप्त करना हो अकेला तो वो कैसे प्राप्त करेंगे, दोनों क्वेश्चन है। तो मेरा इसका रीजन तो ये था कि एनिलीन का जो नाइट्रीकरण होता है वो परबल अम्ल की उपस्थिति में होता है। एनिलीन का नाइट्रीकरण किसकी उपस्थिति में होता है, परबल अम्ल की उपस्थिति में होता है। तो जो समझना, ये आपका एनिलीन, इसका नाइट्रीकरण क्या होता है, परबल अम्ल की उपस्थिति में होगा। और परबल अम्ल की उपस्थिति में होगा तो एनिलीन क्या करता है, इस एक प्रोटॉन को ग्रहण कर लेता है। इस एक प्रोटॉन को ग्रहण कर लेगा तो बेंजीन वाले के ऊपर ये बन जाएगा आपका NH3+। याद हो थोड़ी देर पहले पढ़ा था, इसका मैंने क्या नाम दिया था, एनिलीनियम आयन, एनिलीनियम आयन। और ये एनिलीनियम जो आयन होता है वो मेटा निर्देशी होता है। क्या होता है, मेटा निर्देशी, मेटा निर्देशी। इस कारण से आपका ये मेटा नाइट्रो एनिलीन बनता है। फिर से रिपीट समझा दूं कि नॉर्मली आपका ऑर्थो और पेरा उत्पाद बनना चाहिए, लेकिन एनिलीन का जो नाइट्रीकरण करते हैं वो अम्लीय परिस्थितियों में होता है। तो ये एनिलीन एक प्रोटॉन को ग्रहण करके एनिलीनियम बना लेता है जो मेटा निर्देशी होता है। इस कारण से ये मेटा नाइट्रो एनिलीन भी बनता है। काफ़ी मतलब। अब दूसरा वो, एक तो ये चीज़ समझ में आ गई क्यों बना, आंसर यहाँ पे आपका क्लियर हो जाना चाहिए, इसके कारण से ये मेटा निर्देशी बन रहा है। दूसरा कि हमें केवल क्या बनना हो, पेरा नाइट्रो एनिलीन बनाना हो। वही क्वेश्चन बन जाएगा एनिलीन से पेरा नाइट्रो एनिलीन बनाओ, तो कैसे बनाओगे। तो याद करना कि इसको एनिलीन को एनिलीनियम में परिवर्तित होने से रोकना है। तो परिवर्तित होने से रोकने का मतलब सीधी सी बात है कि इसको NH2 को है इसके साथ एसिटिलन समूह प्रवेश करवा दो, जो अभी हमने ब्रोमीनीकरण में किया था। तो सेम वैसे कंडीशन हो जाएगी। तो समझते रिएक्शन को कि
यहाँ लेते हैं, थोड़ा और ले लेते हैं कि पूरी रिएक्शन एक साथ है। NH2, ठीक है। अब देखो CH3C डबल बॉन्ड O, अगर आपको ये समूह यहाँ प्रवेश करवाना है तो इसके प्रवेश के दो कंपाउंड है, एक तो CH3COCl एसिटिल क्लोराइड, या CH3COCl सॉरी OCO, ये क्या है एसिटिक एनहाइड्राइड। इन दोनों में से किसी भी कंपाउंड की क्रिया इससे कराओगे तो कौन सा समूह प्रवेश कर जाएगा, CH3CO। तो इस बार कंपाउंड में चेंज कर रहा हूं, मैंने इस बार क्रिया करवा दी CH3COCl से। तो क्या होगा, इतना तो आप समझ जाओगे कि यहाँ से H और यहाँ से Cl क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो कंडीशन क्या हो जाएगी, NH और इस NH के साथ जुड़ जाएगा COCH3, बन गया। अब जैसे ये समूह है एमाइड बन गया, एमाइड बनने से इसकी क्रियाशीलता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब मैंने इसका नाइट्रीकरण कर दिया, नाइट्रीकरण करेंगे तो सीधी बात अभिक्रिया किससे कराओगे, सांद्र HNO3, और HNO3 को लिखने का तरीका क्या हुआ, HONO2, और किसकी उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। तो सीधी बात अगर पेरा पे जोड़ना है, कहाँ जोड़ना है, पेरा पे, तो यहाँ से आपका H, यहाँ से आपका H और यहाँ से आपका OH बाहर चला जाएगा। तो इस NO2 को यहाँ जोड़ देंगे तो कंडीशन आपकी ये आ जाएगी NHCOCH3, और यहाँ आपका क्या जुड़ गया, NO2, क्या जुड़ गया, NO2, पहला नाइट्रो बन गया। अब इस समूह को यहाँ से उठाना है, अलग करना है, तो इसका जलापगठन करवा दिया, कौन से माध्यम में, अम्लीय माध्यम में। जलापगठन करवा दो अम्लीय माध्यम में, तो सीधी बात है ये समूह यहाँ से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और आपका ये उत्पाद यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा NH2 बेंजीन वाले, और यहाँ पे NO2। अब साथ में जो अलग होता है वो चाहे तो आप यहाँ लग दो, माइनस आ गया CH3COOH। तो उत्पाद क्या प्राप्त हो गया, पेरा नाइट्रो एनिलीन। तो क्वेश्चन आ सकता है कि एनिलीन से केवल क्या बनाना, पेरा नाइट्रो एनिलीन, तब आपको ये रिएक्शन करानी है। ये जो इलेक्ट्रॉन इसने प्रतिस्थापन विक्रिया लिखी, इसका ज़्यादातर क्वेश्चन इस प्रकार से पुटअप हो जाता है। एक तो इसमें मेटा निर्देशित क्यों बना, उसका रीजन आप ये लिख के आ सकते हो कि इसमें एनिलीनियम धनायन बन जाता है। दूसरा केवल पेरा बनाना, तो इसकी ब्रोमिनीकरण और नाइट्रीकरण दोनों में ये प्रॉब्लम होती है। तीसरी यहाँ इंपॉर्टेंट रिएक्शन आएगी इसी की, सल्फोनीकरण। कौन सी, सल्फोनीकरण। तो सल्फोनीकरण की क्रिया में अभिक्रिया किससे करवाते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल से, उसमें भी एक अलग कंपाउंड बनता है, तब वो इंपॉर्टेंट है। इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बात करें। इसके बाद इसकी नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है नंबर 3, सल्फोनीकरण, या इसको सल्फोनेशन भी कहते हैं इंग्लिश में। तो सल्फोनीकरण या सल्फोनेशन, तो सीधी सी बात है क्रिया किससे होगी, सल्फ्यूरिक अम्ल से करवानी है। लेकिन यहाँ पर भी उत्पाद में अंतर है, तो रिएक्शन थोड़ी विशेष हो गई कि समझते हैं कि सबसे पहले क्या करते हैं कि एनिलीन सांद्र H2SO4 के साथ, एनिलीन सांद्र H2SO4 के साथ क्रिया करके एनिलीनियम हाइड्रोजन, क्या लिखा है, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट, एनिलीन सांद्र H2SO4 की क्रिया के साथ क्रिया करके एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट बनाता है, जिसे 453 से 473 केल्विन, 453 से 473 केल्विन पर गर्म करने पर, गरम करने पर पेरा एमिनो बेंजीन
सल्फोनिक पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है, जिसे सल्फेनिलिक अम्ल कहते हैं, जो ज्यूटर आयन में परिवर्तित हो जाते हैं, हो जाता है। ज्यूटर आयन में परिवर्तित हो जाता है। ये ज्यूटर आयन कहाँ पढ़ा था, अगर आपको याद हो इन 2-3 दिनों की क्लास में कुछ याद है? ज्यूटर आयन अमीनो अम्ल किस में परिवर्तित होते हैं? ज्यूटर आयन में। वो भी यहाँ पर भी हो रहा है। केमिस्ट्री में ये 2 ही ज्यूटर आयन मिलेंगे, एक तो अमीनो अम्ल में और एक इस रिएक्शन में। अब जो रिएक्शन को आप यहाँ से समझने की कोशिश करो कि एनिलीन की क्रिया हमने किसके साथ करवाई? सांद्र H2SO4 के साथ। तो इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? सल्फोनीकरण। तो सबसे पहले क्या किया? एनिलीन, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बेंजीन वाले के ऊपर NH2 जोड़ दिया, ये बन गया एनिलीन। क्रिया किससे करवानी है? सांद्र H2SO4 से। अब जो रिएक्शन को अगर आप समझो तो इस प्रकार से इसको हम लिख दे तो क्या परेशानी है? H2SO4 लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिखो HHSO4, कोई परेशानी नहीं है। सांद्र H2SO4। तो देखो क्या होगा कि ये यहाँ से प्रोटॉन को ग्रहण कर लेगा और पूरा कंपाउंड एक साथ जुड़ जाएगा। तो बनेगा क्या? यहाँ पर NH3, A जुड़ गया तो NH3 ये प्लस और बाकी का HSO4 माइनस, कंप्लीटली बन गया। देखो बेंजीन वाले के ऊपर NH3 जुड़ा हो तो क्या बोलते हैं? एनिलीनियम, यह हाइड्रोजन, और SO4 के लिए सल्फेट, ये बन गया। अब आपने इसको क्या किया? 453 से 473 केल्विन पर गर्म किया। गर्म करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट यह बात आपको याद रखनी है, जब गर्म करेंगे तो यहाँ पर तो ऊपर तो ले जाएगा NH2 और नीचे आ जाएगा SO3H, अर्थात इसमें से एक जल का अणु बाहर निकल जाएगा। अब समझना, फिर से समझा रहा हूँ। ये क्या आपका एनिलीन की क्रिया करवाई सांद्र H2SO4 से। तो सांद्र H2SO4 को मैंने यहाँ क्या लिख दिया? HHSO4। तो ये H इसके साथ जुड़ जाएगा तो NH3 प्लस और बाकी का पूरा माइनस है, तो इस प्लस के साथ माइनस जुड़ जाएगा तो HSO4 माइनस हो जाएगा। अब इसका नाम, इसको बेंजीन वाले के ऊपर NH3 प्लस है, उसको बोलते हैं एनिलीनियम, और H को क्या बोलते हो आप? हाइड्रोजन, और SO4 का सल्फेट। तो ये एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट का निर्माण हो गया। अब आपने इसको इस टेम्परेचर पे क्या किया? गर्म किया, तो एक जल का अणु बाहर निकल गया। अब जल का अणु कैसे बाहर निकला वो समझो। देखो एक H यहाँ से बाहर गया, तो यहाँ से H बाहर जाते ही NH2 गया, एक H यहाँ से बाहर चला गया, एक मिनट, तो NH3। अब समझना यहाँ पे कि जब यहाँ पर कोई समूह जोड़ेगा, इसका मतलब यहाँ पर भी एक H है या नहीं है? बेंजीन वाले के प्रत्येक कार्बन पर हाइड्रोजन होता है, अगर आपको आवश्यकता है तो आप वहाँ पे दिखा सकते हो। तो एक H यहाँ से, तो एक H यहाँ से, एक H यहाँ से और एक O, तो जल का अणु क्या हो गया? बाहर चला गया। H यहाँ से बाहर गया तो ऊपर क्या बच गया? NH2, SO3 और एक H, तो SO3H। अब सुनना, SO3H को आप क्या बोलते हो? सल्फोनिक अम्ल। SO3H को हम क्या बोलते हैं? सल्फोनिक अम्ल। और बेंजीन के साथ है तो नाम हो जाएगा इसका बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। अब देखो 1 2 3 4 एमीन की तुलना में, सुन लेना, इस एमीन की तुलना में जो SO3H है वो मुख्य क्रियात्मक समूह होता है। इस कारण से इस पूरे को एक साथ काउंट करते हैं। तो ये पैरा कंडीशन पे हो गया, तो क्या नाम हो जाएगा इसका? पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। क्या नाम हो गया? पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। अब देखो यहाँ पर आप एक चीज समझ में आए तो नेक्स्ट पद में क्या होता है? ये अम्लीय समूह हो गया, ये क्षारीय, वो एमिनो अम्ल की तरह है। SO3H अम्ल के रूप में कार्य करता है, NH2 क्षार के रूप में कार्य करता है। तो ये अपना एक प्रोटॉन का त्याग करेगा तो NH2 उसको ग्रहण कर लेगा। तो कंडीशन आपकी ये आ जाएगी यहाँ पे
ये प्रोटॉन को त्याग करेगा तो ये क्या बना लेगा NH3 प्लस, और यहाँ से चला गया तो SO3 माइनस। जब एक ही आयन पर एक ही कंपाउंड में धनायन और ऋणायन दोनों उपस्थित हो, एक प्लस दूसरा माइनस, एक अम्ल के कारण दूसरा क्षार के कारण, तो ऐसे आयन को आप क्या कहते हो? ज्यूटर आयन या उभयनिष्ठ आयन। तो केमिस्ट्री में ज्यूटर आयन या उभयनिष्ठ आयन आपको दो जगह देखने को मिलेंगे, एक अमीनो अम्ल में, दूसरा यहाँ पे। बिल्कुल कंसेप्ट, मुझे उम्मीद है इतनी बात समझ में आ गई। अब एक बात और, इस पैरा अमीनो अम्ल को, इस पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल लिखा है, इसी को हम क्या बोलते हैं? सल्फेनिलिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सल्फेनिलिक अम्ल। प्रश्न आ जाता है, सल्फेनिलिक अम्ल का IUPAC नाम लिखो। सल्फेनिलिक अम्ल का क्या लिखो? IUPAC नाम। तो क्या नाम लिख के आ सकते हो? पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। इसका एक छोटा सा क्वेश्चन और बनता है, फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया भी इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया में आती है। तो नंबर 4, या सीधा आपको नोट लगा के लिखा दूं मैं, यहाँ पे नोट लगा के लिखते हैं कि एनिलीन होता है वो फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देता है। क्वेश्चन क्या आएगा कि एनिलीन है वो फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देता है, क्यों? तो समझ से पहले हम लिख लेते हैं कि एनिलीन फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देता है, क्यों? तो यहां से आप एक समझना, जो मैं बता रहा हूं आपको इंपॉर्टेंट बातें अपनी, कि एक तो मैंने लिखा एनिलीन, एनिलीन का मतलब बेंजीन वाले के ऊपर NH2। अब आपको पता है कि फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होती है? फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया होती है लुईस अम्ल की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? लुईस अम्ल। अब लुईस अम्ल के रूप में या तो लुईस अम्ल, और लुईस अम्ल के रूप में या तो हम लेते हैं AlCl3 या FeCl3। क्लियर है? तो देखो ये लुईस अम्ल हो गया, और एनिलीन है वो किसकी तरह कार्य करता है? लुईस क्षार की तरह। अब अम्ल और क्षार में जब क्रिया होगी तो लवण ही बनेगा। इस कारण से एनिलीन है वो फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देता, वो दोनों के मध्य उपसंयोजक बंध का निर्माण हो जाता है, जिसमें एनिलीन का जो नाइट्रोजन परमाणु है अपना एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म में लुईस अम्ल को दे देता है, जिससे इनमें उपसंयोजक बंध का निर्माण होता है। इस कारण से ये फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देता है। तो समझना क्या था? एनिलीन किसकी तरह कार्य करता है? लुईस क्षार की तरह। और फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में? लुईस अम्ल की उपस्थिति में होती है। तो अम्ल क्षार क्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे? लवण का निर्माण करते हैं। तो इस लैंग्वेज को मैं से लिख सकते हैं कि एनिलीन फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देता है, क्योंकि फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया लुईस अम्ल जैसे AlCl3 FeCl3 की उपस्थिति में होती है, अतः एनिलीन लुईस क्षार, एनिलीन तो लुईस क्षार की तरह, अतः एनिलीन लुईस क्षार लुईस अम्ल से क्रिया करके उपसहसंयोजक यौगिक बना लेता है। तो ये तो थी आपकी एनिलीन की। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार के छोटे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अब हम बात करें तो ये तो थे एनिलीन की इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो अपना जो चैप्टर नंबर 13 एमीन वाला था उसमें दो पोर्शन है, एक तो है एमीन कंपाउंड, तो एमीन में एमीन और एनिलीन इसके अंदर आ जाता है। दूसरा जो अलग प्रकार का कंपाउंड होता है वो होता है बेंजीन डाई एजोनियम लवण, जिसको डाई एजोनियम लवण।
तो क्या लिखा है, डाई एजोनियम लवण। डाई एजोनियम लवण को हम रिप्रेजेंट करते हैं AR, N डबल बॉन्ड N, और लवण के रूप में यहाँ लगाया जाता है X। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा डाई एजोनियम लवण का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो क्या लिखोगे, AR, N डबल बॉन्ड N और ये X। अब यहाँ आपको समझना है कि ये जो N लिखा है AR है, इस AR का मतलब तो होता है एरिल समूह, एरिल समूह। AR का मतलब क्या है, एरिल समूह है। इसको बोलते हैं डाई एजोनियम, डाई एजो समूह है। और X यहाँ पर आपका ऋणायन है, कोई भी ऋणायन। तो ये क्लियर होना चाहिए। डाई एजोनियम लवण को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, AR, N डबल बॉन्ड N, X। तो N डबल बॉन्ड N को चाहे तो साथ में N2 के रूप में भी हम लिख सकते हैं। AR का मतलब एरियल समूह है, N डबल बॉन्ड N को हम बोलेंगे डाई एजो समूह होता है, और X का मतलब ऋणायन या हेलाइड नहीं, कोई भी ऋणायन हो सकता है। कुछ इसके सिंपल से एग्जाम्पल में यह लिख देता हूँ। जैसे एक हम लिखते हैं यहाँ C6H5N2Cl, C6H5N2Cl, तो नाम क्या हो गया, बेंजीन डाई एजोनियम Cl के लिए क्लोराइड। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया यहाँ पे, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। मेन बात ये थी, क्लियर कंपाउंड है। X के रूप में Cl, Br या आपका हाइड्रोजन सल्फेट या BF4 फ्लोरोबोरेट जैसे ऋणायन जुड़े हुए हो सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण इस टॉपिक को जैसे हम स्टार्ट करते हैं तो पहला क्वेश्चन ये पुटअप होता है कि डाई एजोकरण किसे कहते हैं, या डाई एजोकरण के रासायनिक समीकरण लिखिए। तो डाई एजोनियम लवण बनाने की जो विधि है उसी को हम क्या बोलते हैं, डाई एजोकरण। काफ़ी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि डाई एजोकरण क्या लिखा है, डाई एजोकरण। तो सबसे पहले एक तो बात आपके माइंड में ये क्लियर होनी चाहिए कि इसकी डाई एजोनियम लवण का निर्माण है वो एरोमेटिक प्राथमिक एमीन से किया जाता है। तो डाई एजोकरण किसे कहते हैं, एक सिंपल सी लैंग्वेज है कि एरोमेटिक प्राथमिक एमीन का, क्या लिखा है, एरोमेटिक प्राथमिक एमीन का, एरोमेटिक प्राथमिक एमीन का एरिल डाई एजोनियम लवण में परिवर्तित होना। एरोमेटिक मतलब बेंजीन वाले या एरिल बोल सकते हो। तो एरोमेटिक प्राथमिक एमीन का एरिल डाई एजोनियम लवण में परिवर्तित होना डाई एजोकरण या डाई एजोटीकरण कहलाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी समीकरण, कि सीधा क्वेश्चन आता है कि डाई एजोकरण की रासायनिक समीकरण लिखे। तो सीधी बात है, एरोमेटिक प्राथमिक एमीन की जब हम बात करें, किसकी बात करें, तो एरोमेटिक प्राथमिक एमीन की बात करें तो इसमें सबसे सिंपल एग्जांपल हम कौन लेते हैं, बेंजीन वाले के ऊपर NH2, जिसको आप क्या बोलते हो, एनिलीन। थोड़ा इधर लिख लेते, नजर नहीं आए तो इधर, बेंजीन वाले के ऊपर NH2 क्या बोलते हैं इसको, एनिलीन। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, ये बेंजीन वाले के ऊपर NH2, नाम क्या हुआ इसका, एनिलीन। क्या लिखा है, एनिलीन। अब इस एनिलीन की क्रिया नाइट्रस अम्ल से करवाई जाती है। किससे, नाइट्रस अम्ल से। और मैंने अपनी लास्ट क्लास में आपको बिल्कुल इजीली एक चीज समझाई थी कि नाइट्रस अम्ल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, HNO2। और इस HNO2 का निर्माण किससे होता है, NaNO2 प्लस HCl के मिश्रण से। तो नाइट्रस अम्ल का निर्माण किससे होता है, NaNO2 प्लस HCl के मिश्रण से। तो चाहे आप रिएक्शन नाइट्रस अम्ल से करवा दो या NaNO2 प्लस HCl के मिश्रण से, तो बात एक ही है। लेकिन हम अभिक्रिया इस मिश्रण से करवाते हैं क्योंकि जिससे हमें अभिक्रिया इजीली समझ में आ जाती है। तो इसके मिश्रण से करवानी है तो रिएक्शन यहाँ लिखते हैं, किससे कराओगे,
NaNO2 प्लस HCl। HCl यहाँ आप 2 ले लो कि आपको रिएक्शन इजीली समझ में आ जाए। अब देखो यहाँ से होता क्या है कि ये सोडियम और ये यहाँ से एक Cl, तो सीधी सी बात है कि बाहर क्या चला गया आपका NaCl, NaCl बाहर चला गया। अब देखो ऑक्सीजन कितने 2, तो ऑक्सीजन को बाहर निकालने के लिए, एक ऑक्सीजन को बाहर निकालने के लिए 2 हाइड्रोजन चाहिए जल के अणु के रूप में, तो 2 ऑक्सीजन के लिए कितने हाइड्रोजन 4। तो देखो 2 हाइड्रोजन यहाँ से, 2 ऑक्सीजन यहाँ से और 2 हाइड्रोजन यहाँ से, तो ये आपका क्या बाहर चला गया जल का अणु। अब शेष क्या बचा उस पर गौर करो, NaCl। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं इस प्रकार से, कैसे बनेगा, ये आपकी बेंजीन वाले, यहां पर क्या बच गया ऊपर N, यहां पर आपका N, तो डबल बॉन्ड NCl, इसको हम बोलते हैं बेंजीन डाई एजोनियम। क्या बोलते हैं, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। अब यहाँ पर काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं क्योंकि सर आपको बड़ा जरूरी नहीं आप एग्जाम में इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करें, आप तो डायरेक्ट याद करो कि इसकी इससे क्रिया करवाएंगे तो ये बनेगा, ये तो हमने समझ लिया। या इसके स्थान पर क्या मिल सकता है, नाइट्रस अम्ल, तो ये बन गया बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, ये बेंजीन डाई एजोनियम लवण। तो सीधी सी बात क्लियर होनी चाहिए कि स्टार्ट किया तो मैं वापस से वो स्टार्ट करता हूँ इसको शुरू से, कि आज हमने टॉपिक लिया है डाई एजोनियम लवण। क्या लिखा है, डाई एजोनियम लवण। डाई एजोनियम लवण को लिखने का तरीका क्या होता है, Ar फिर N डबल बॉन्ड N X। Ar का मतलब क्या होता है, एरिल समूह, N डबल बॉन्ड N का मतलब डाई एजो समूह, और X का मतलब क्या होता है, ऋणायन। क्या होता है, ऋणायन। इसी का एक सिंपल से रूप में रिप्रेजेंट है, ये कंपाउंड बना, ये इसी को मैंने लिख दिया C6H5N2Cl, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। ठीक है, इसकी एक महत्वपूर्ण विधि है, उसको बोलते बनाने के लिए डाई एजोकरण। क्या बोलते हैं, डाई एजोकरण। तो प्राथमिक एरोमेटिक एमीन या एरोमेटिक प्राथमिक एमीन अर्थात एनिलीन को किस में बदल दिया आपने, एरिल डाई एजोनियम लवण में, और इसी क्रिया को आप क्या बोलते हो, डाई एजोटीकरण। इस अभिक्रिया में क्या होता है कि एनिलीन की क्रिया हमने किससे करवा दी, नाइट्रस अम्ल से। अब नाइट्रस अम्ल के लिए अपने को याद करना है, या तो HNO2 लिखा हुआ हो या HNO2 के स्थान पर हम NaNO2 प्लस HCl के मिश्रण से अभिक्रिया करवा के बेंजीन डाई एजोनियम लवण प्राप्त कर सकते हैं। तो ये रिएक्शन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको बोर्ड एग्जाम में पूछी जा सकती है कि डाई एजोटीकरण किसे कहते हैं। इसके बाद अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे किसी भी कंपाउंड से आपको क्लोरोबेंजीन बनाना हो, फ्लोरोबेंजीन बनाना हो, या बेंजीन साइनाइड बनाना हो, या नाइट्रोबेंजीन बनाना हो, किसी प्रकार के कंपाउंड बनाना तो काफ़ी परेशानी आती है। लेकिन इस बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड या लवण की सहायता से आप इस कंपाउंड को परिवर्तित कर सकते हो। ये पढ़ेंगे हम इनकी रासायनिक अभिक्रिया में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। अब देखो बात करें आगे, नेक्स्ट जो रिएक्शन हम यहां से लेते हैं वो डाई एजोनियम लवण की, डाई एजोनियम लवण की रासायनिक समीकरणी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कैसे वो मैं समझाऊंगा। क्या होता है कि केमिस्ट्री के अंदर काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपसे ये पूछ लिया गया एनिलीन से क्लोरोबेंजीन बनाइए, दिमाग की बत्ती हल जाती है, क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता कहाँ से पुटअप हो गया। या एनिलीन से नाइट्रोबेंजीन बनाइए, एनिलीन से बेंजीन बनाइए, एनिलीन से फिनॉल बनाइए। तो इन सब क्वेश्चनों का आंसर आपको यहाँ मिलेगा, बस क्लास को पकड़ के रखना है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो ये चीज़ तो आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि यहाँ से मैं समझा रहा हूँ हमने क्या किया, ये एनिलीन लिया, एनिलीन की क्रिया आपने किससे करवा दी, नाइट्रस अम्ल से। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, नाइट्रस अम्ल का मतलब HNO2 या NaNO2 प्लस HCl। तो मैं दोनों लिख रहा हूँ जिससे इसलिए याद हो जाए, नाइट्रस अम्ल का मतलब HNO2 या क्रिया किससे हो सकती है, ये NaNO2 प्लस HCl। अब इससे अभिक्रिया होगी, कैसे हुई वो मैंने बता दी जस्ट अभी। तो सीधा उत्पाद याद होना चाहिए, जब ये अभिक्रिया बनेगी तो इसका मुख्य उत्पाद आपका
N2Cl बनेगा। इतने में तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब क्या होता है कि ये कंपाउंड केवल कमरे के ताप पर स्टेबल होता है, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाते जो अनस्टेबल होता है, और यहाँ से जो N2 है नाइट्रोजन गैस के रूप में, N डबल बॉन्ड एंड है, वो नाइट्रोजन गैस के रूप में आसानी से अलग हो जाती है। इस कारण से जो कंपाउंड आपको बनाना वो आप बना सकते हो। आपने दो नेम रिएक्शन पढ़ी होगी, एक सैंडमायर अभिक्रिया और दूसरी गाल्टरमान अभिक्रिया, वो यही है। देखो अब क्या किया, ये आपका बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, इसकी क्रिया देखो, हम यहाँ मैंने Cu2Cl2/HCl एक तो इससे करवा रहा हूँ, दूसरा Cu2Br2HBr से करवा दी। तीसरी इसकी जो रिएक्शन है आपकी वो CuCN/KCN से करवा रहा हूँ। तीनों समझना, इसी कंपाउंड की रिएक्शन है। पहले अभिक्रिया क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में HCl से करवाई तो क्या होगा समझना, ये बेंजीन वाले। अब इतना सा एक IQ अपने दिमाग में लगाना कि क्यूप्रस क्लोराइड ये तो उत्प्रेरक हो गया, अब HCl से N2 है, वो हाइड्रोजन N2 गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा, H और Cl HCl के रूप में क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और ये जो Cl बच्चा है वो इस यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर Cl जोड़ने का मतलब क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन, बाहर क्या निकल गया N2 और क्या निकल गया HCl। समझ में आनी चाहिए बात बिल्कुल। देखो N2 क्या हो गया आपका, गैस के रूप में बाहर निकल गया, यहाँ से H और यहाँ से Cl, HCl के रूप में बाहर निकल गया, Cl बचा उसको जोड़ दिया। अब सेम रिएक्शन ये रही, क्या है, क्यूप्रस ब्रोमाइड की अभिक्रिया HBr से। तो सीधी बात है इन दोनों में अंतर क्या है, जहाँ Cl जुड़ा वहाँ क्या जुड़ जाएगा आपका Br आ जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, इस बेंजीन वाले के ऊपर हमने क्या जोड़ दिया, Br प्लस N2 प्लस HCl। क्लियर है। तीसरी रिएक्शन देखो, इसकी अभिक्रिया क्यूप्रस साइनाइड की उपस्थिति में पोटेशियम साइनाइड से करवाई तो सीधी बात है कि N2 बाहर चला जाएगा, यहाँ से यहाँ Br आएगा आपका, और KCN अलग हो जाए, KCl अलग हो जाएगा और ये CN यहाँ जुड़ जाएगा, तो आपका उत्पाद ये बन जाएगा, यहाँ CN प्लस N2 प्लस KCl। इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ लिख लेते हैं कि इसी की रिएक्शन लगेगी, CuCN/KCN। तो देखो ये क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन, ये क्या बन गया, ब्रोमोबेंजीन, ये क्या बन गया, साइनोबेंजीन। अब एक बात आपकी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, अगर आपने बेंजीन डाइएजोनियम लवण से इनका निर्माण किया और आपने इनमें क्यूप्रस Cl या Br है तो क्यूप्रस हैलाइड बोल दो। अगर आपने क्यूप्रस हैलाइड आयन लिया है तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हो, याद हो तो कमेंट्स में लिख दो, मैं आगे बात करता हूँ। अब देखो इसी को मैंने थोड़ा चेंज किया, इस बार मैंने क्या किया, इन्हीं को बनाने के लिए, इनको बनाने के लिए केवल कॉपर धातु लिए, कॉपर का कोई नहीं लिए, केवल क्या लिए, कॉपर धातु, और इसकी क्रिया किससे करवा दी, HCl। तो सीधी बात है N2 बाहर, यहाँ से HCl और ये Cl यहाँ जुड़ जाएगा, तो बेंजीन वाले के ऊपर आपका क्या आ गया, Cl प्लस N2 प्लस HCl। थोड़ा सा और चेंज किया कि इसकी अभिक्रिया Cu अभिक्रिया किससे करवा दी, HBr से। तो सीधी सी बात है N2 बाहर, HCl बाहर, Br जुड़ जाएगा, तो यहां क्या जाएगा आपका Br प्लस N2 प्लस HCl। अब क्वेश्चन क्या है वो समझना। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका ये बनेगा जो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए, यहां आपने जो उत्प्रेरक लिया वो क्यूप्रस हैलाइड है और यहां पर जो उत्प्रेरक लिया वो कॉपर धातु है। अभी तक कमेंट्स आपने कर दिया होगा। देखो अगर क्यूप्रस हैलाइड की उपस्थिति में ये अभिक्रिया होगी तो इन अभिक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं, सैंडमेयर अभिक्रिया। कुछ याद आया हो तो सैंडमेयर अभिक्रिया। और अगर यह अभिक्रिया केवल कॉपर धातु की उपस्थिति में होती है, यह अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में, कॉपर धातु की उपस्थिति में होती है, तो इन अभिक्रियाओं को कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं, गाल्टरमान अभिक्रिया। और ये कौन सी अभिक्रिया, सैंडमायर अभिक्रिया। बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। दोनों रिएक्शन को एकदम डिटेल से, इनका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में, इनको आप अलग से भी दे सकते हो। तो माइंड में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए यहाँ पे बात कि अगर क्यूप्रस हैलाइड लिया है
तो सैंडमायर अभिक्रिया, और कॉपर धातु लिए तो कौन सी अभिक्रिया? गाल्टरमान अभिक्रिया। अब देखो मेन क्वेश्चन क्या है, आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। देखो क्वेश्चन कैसे याद होगा, ये आपने क्या लिया? एनिलीन। एनिलीन से आपने क्या बनाया? यहां पे बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। पर्सन आपको क्या देगा? नंबर 1, एनिलीन से क्या बनाओ? क्लोरोबेंजीन। बिल्कुल माइंड में एकदम याद होना चाहिए। दूसरा, एनिलीन से ब्रोमोबेंजीन। तीसरा, एनिलीन से साइनोबेंजीन। बोलो कहां परेशानी आई? जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो माइंड में जाता है एनिलीन से क्लोरोबेंजीन, तो सीधी बात करनी है। एनिलीन से पहले क्या बनाया? बेंजीन डाइएजोनियम लवण, और फिर उसको इस प्रकार से कन्वर्ट कर दिया। अब चाहे क्लोरोबेंजीन आप ऐसे बना दो या ऐसे बना दो, दोनों है। तो ये देखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है टॉपिक। हमने क्या स्टार्ट किया था? डाइएजोनियम लवण की रासायनिक समीकरण। पहले एनिलीन को आपने किस में कन्वर्ट किया? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से। यहां दो अभिक्रिया आपकी एक साथ, एक सैंडमेयर अभिक्रिया, दूसरी अभिक्रिया गाल्टरमान अभिक्रिया। क्लियर है? अभी एनिलीन से ही हम आयोडोबेंजीन बनाएंगे, नाइट्रोबेंजीन बनाएंगे, एनिलीन से बेंजीन बनेगा आपका, एनिलीन से फिनॉल बनेगा। काफी रिएक्शन है, बात करते हैं इसका, आप स्क्रीनशॉट लो। अरे इनमें क्या होता है कि नाइट्रोजन समूह का, एक और बता दूं, इनमें नाइट्रोजन समूह का प्रतिस्थापन या Cl से हो गया, या Br से हो गया, या साइनाइड से हो गया। स्क्रीनशॉट। इसके बाद इसकी नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब देखो इतना हो गया। अब देखो यहां से ये चीजें तो आपको माइंड में लगे, एनिलीन से आपने क्या बनाया? क्लोरोबेंजीन। लेकिन पर्सन ऐसे आता है एनिलीन से बेंजीन, एनिलीन से फिनॉल, तो वहां थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। देखो वो रिएक्शन हमें कैसे याद करनी है, उसके लिए हम यहां बात करते हैं कि बस ये माइंड में होना चाहिए कि हमें बनाना क्या है, और उसके लिए कुछ विशेष कुछ अभिक्रिया है, तो वो नहीं तो अन्यथा जैसे सिंपल है उसी प्रकार से। कि ये तो आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि एनिलीन से हमने ये क्या बनाया है? बेंजीन डाइएजोनियम लवण। तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए कि ये हमने कैसे बनाया। अब देखो इसको अगर हमें याद करना है तो ये तो अपने माइंड क्लियर है। अब मुझे कहा गया कि एनिलीन से फ्लोरोबेंजीन बनाओ। अब फ्लोरोबेंजीन बनाना है तो पहला तरीका तो ये होगा, एनिलीन से मैंने क्या बनाया? बेंजीन डाइएजोनियम लवण। अब इस बेंजीन डाइएजोनियम लवण की मैंने क्रिया HBF4 फ्लोरोबोरिक अम्ल से करवा दी। HBF4 को क्या बोलते हैं? फ्लोरोबोरिक अम्ल। अब क्या होगा? देखो यहां से N2 बाहर, यहां से H और यहां से Cl बाहर, तो आपका क्या बनेगा? इस बेंजीन वाले के ऊपर आपका जुड़ जाएगा। देखो केवल यहां से एक बार ये होगा H और यहां से Cl, तो ये N2 यहां रह गया और ये जुड़ा रह गया BF4। BF4 को लिए बोलेंगे फ्लोरोबोरेट। अब इस फ्लोरोबोरेट को अगर हम और गर्म करेंगे, क्या किया? फ्लोरोबोरेट को हम और गर्म करेंगे, तब आपकी यहां से ये N2 है वो क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा, और एक F है वो आपका यहां जुड़ जाएगा, और एक N2 बाहर जाएगा और एक BF3 बाहर निकल जाएगा। थोड़ी सी रिएक्शन अलग है, थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं कि अगर नजर नहीं है तो N2 प्लस BF3। अब समझना रिएक्शन में हुआ क्या। सबसे पहले आपने जैसे इसकी रिएक्शन करवाई HBF4, तो इनके नाम याद होने चाहिए। HBF4 को क्या बोलते हैं हम? फ्लोरोबोरिक अम्ल। फ्लोरोबोरिक अम्ल से क्रिया करवाई तो यहाँ से H और यहाँ से Cl अलग अलग हो गया, और ये इसके साथ जुड़ गया। ये थोड़ा सा स्टेबल होता है, बन गया। अब इसको आपने और गर्म किया, तब यहाँ से N2 बाहर चली गई, BF4 BF3 बाहर चला गया, एक है बच्चा वो यहाँ हमने जोड़ दिया। तो इसका आप जानते फ्लोरो बेंजीन हो गया। अब इसका नाम मैं यहाँ लिख दूँ, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो तो इसको हम बोलते हैं, इंपॉर्टेंट भी ये, बेंजीन डाइएजोनियम। बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट। तो अब आपको ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि एनिलीन से फ्लोरोबेंजीन कैसे बनाओगे, तो ये पूरी रिएक्शन होगी। अब देखो नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें, इसकी क्रिया मैंने किससे करवाई? पोटेशियम आयोडाइड। अगर नॉर्मली हमें
आयोडो बेंजीन बनाना है तो बेंजीन वाले पर हम सीधा आयोडीन को नहीं जोड़ सकते, तो उसके लिए इसी रिएक्शन का प्रयोग करते हैं कि क्रिया किससे करवाए, पोटेशियम आयोडाइड से। तो यहाँ से KCl अलग, यहाँ से N2 अलग और सीधा आई जुड़ जाएगा, तो आपका ये कंपाउंड बन जाएगा। यहाँ पे बेंजीन वाले के ऊपर क्या जोड़ दिया आपने, I प्लस N2 प्लस KCl अलग हो गया, तो ये आपका क्या बन गया, आयोडो बेंजीन। इसमें तो कोई परेशानी नहीं है कि बेंजीन डाइएजोनियम लवण को हमने Ki के साथ गर्म किया तो N2 बाहर चला गया, KCl बाहर, I जुड़ गया। अब देखो यहाँ पे अगर हमें बेंजीन बनाना हो, अब बेंजीन बनाने का मतलब क्या हुआ कि इस पूरे को हटा के यहाँ पर H जोड़ना है। बेंजीन बनाने का मतलब क्या हुआ कि अगर हमें बेंजीन बनानी है तो इस पूरे को हटा के यहाँ पर मुझे क्या ऐड करना है, हाइड्रोजन को ऐड करना है। तो देखो कैसे होगा, इसके लिए दो रिएक्शन आपके दे रखी है, एक तो एथेनॉल के साथ, किसके साथ, एथेनॉल के साथ, और एक हाइपोफॉस्फोरस अम्ल के साथ। तो देखो रिएक्शन करवाते हैं हम यहाँ पे। मैंने अभिक्रिया करवाई है H3PO2 प्लस H2O से। अब देखो H3PO2 को बोलते हैं, मैं यहां पर नाम लिख देता हूं हाइपोफॉस्फोरस अम्ल। क्या बोलते हैं, हाइपोफॉस्फोरस अम्ल। अब रिएक्शन कैसे होती है वो समझ लेना। आप सभी जानते हो कि H2O को अगर हम चाहें तो H और OH लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, इसको लिख दिया। अब समझो यहां से रिएक्शन में होता क्या है कि थोड़ा सा IQ यूज करोगे। देखो इस O को तो मैंने इसके साथ जोड़ दिया, तो क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पे काम की चीज है वो H3PO3, फॉस्फोरस अम्ल बन गया। अब देखो कितने H बचे, दो, एक H इस Cl के साथ जुड़ गया तो HCl बन गया, N2 बाहर चले गई। देखो ये इसके साथ जुड़ा तो HCl बन गया, N2 बाहर चले गई, ये O यहाँ गया, केवल क्या बचा, H। तो जब ये N2 यहाँ से हटेगा तो हाइड्रोजन को हम यहाँ जोड़ देंगे, तो हाइड्रोजन को मैंने इसके ऊपर जोड़ दिया तो ये स्ट्रक्चर बन गई। इसको क्या बोलोगे आप, बेंजीन। तो पर्सन देखो एनिलीन से क्या बना है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, और उसकी क्रिया हाइपोफॉस्फोरस अम्ल से करवाई तो आपका क्या बन गया, बेंजीन बन गया। इसकी एक रिएक्शन वो दे रखी है अपने सिलेबस में, उसकी बात कर लेते हैं। बेंजीन बनाने के लिए क्या बनाने के लिए, बेंजीन। तो यहां पर क्रिया जो करवाते हैं वो हम करवाएंगे एथेनॉल के साथ। किसके साथ, एथेनॉल के साथ। तो एथेनॉल का फॉर्मूला क्या था, CH3CH2OH। एथेनॉल के साथ क्रिया करवाएंगे। अब समझना बेटा क्या होता है कि यहां अपचयन हो जाता है। देखो N2 बाहर चला जाएगा, यहां से एक Cl और यहां से एक H बाहर चला जाएगा, और एक H जो यहां से निकलेगा उसको आप यहां जोड़ दो तो आपका ये बेंजीन बन जाएगा, प्लस N2 बाहर चले गई। अब समझना, यहां वाले H को तो मैंने यहां जोड़ दिया तो बेंजीन बन गई, और इस H को Cl के साथ जोड़ दिया तो शेष बच्चा क्या, CH3CHO, एसिटाल्डिहाइड का निर्माण हो जाता है। तो ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि अगर एनिलीन से आपको क्या बनाना है, बेंजीन। एनिलीन से अगर आपको बेंजीन बनाना है तो करना क्या है, इस बेंजीन डाइएजोनियम लवण की क्रिया या तो करवा दो हाइपोफॉस्फोरस अम्ल से या CH3CH2OH, क्या बोलते हैं इसको आप, एथेनॉल से। क्लियर है। अब यहां मैं एक इक्वेशन और लिख देता हूं आपकी। अगर मुझे एनिलीन से फिनोल बनाना हो, एनिलीन से क्या बनाना हो, फिनोल, तो इसका जलापघटन कर दो, थोड़ा सा इसको टेम्परेचर के साथ क्या कर दो, इसको गर्म कर दो, तो ये आपका क्या बना हुआ है, एनिलीन। इस एनिलीन को मैंने क्या किया, एनिलीन को मैंने क्या किया, इसका जलापघटन का मतलब क्रिया किससे करवा दी, जल से। और कितने टेम्परेचर पे, मतलब 283 केल्विन पे मैंने इसको गर्म किया, 283 केल्विन पे गर्म किया, तो ये जलापघटित होगा। अब जलापघटित होगा तो क्या हो रहा है समझो, N2 बाहर, यहां से H और यहां से Cl बाहर, तो इसका मतलब ये OH कहां जुड़ जाएगा, ऊपर। तो ये क्या बन गया आपका, इस बेंजीन वाले के ऊपर क्या आ गया आपका OH, बेंजीन वाले पे क्या आ गया OH प्लस N2 प्लस HCl। अब देखो ये क्या बन गया आपका, फिनोल। जो काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये अपने को याद होनी चाहिए। जो क्वेश्चन क्या आएगा, या तो डायरेक्ट रिएक्शन करवाते, ये सीधा प्रश्न आ जाएगी एनिलीन से क्या बनाओ, फिनोल। अब एक चीज और,
एक इसमें कंपाउंड और बच गया नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन, तो नाइट्रोबेंजीन किससे बनता है वो समझ लो। पहले एनिलीन से आपने क्या बनाया, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इसकी क्रिया आपने किससे करवाई, फ्लोरोबोरिक अम्ल से। फ्लोरोबोरिक अम्ल से करवाई तो क्या बना आपका, बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट। इस कंपाउंड की क्रिया किसकी, बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट को मैंने क्या किया, NaNO2 के साथ कॉपर धातु के साथ, NaNO2 के साथ कॉपर धातु के साथ इसको गर्म किया। NaNO2 के साथ इसको कॉपर धातु के साथ गर्म किया तो क्या हो जाएगा, N2 बाहर, यहां से एक जो BF4 है उसके साथ ये Na जुड़ जाएगा तो NaBF4 बन जाएगा। Na2 बेंजीन वाले के ऊपर जुड़ जाता है तो इसका जो उत्पाद बनेगा वो आपका ये बन जाएगा। यहां पर ये तो गया NO2, क्या बन गया, NO2। थोड़ी सी जगह कम पड़ रही है, यहां बनते ये NO2 हो गया। और एक आपका साथ में क्या हो जाएगा, ये Na इसके साथ जोड़ दो, Na इसके साथ जोड़ दो, मैं लिख रहा हूं NaBF4 प्लस N2, ये चीजें बनती है। तो ये नाइट्रोबेंजीन बनाने का हो गया। तो अब देखो क्वेश्चन कैसे याद करना है, यहां लिख रहा हूं मैं शॉर्ट में। पहला क्वेश्चन आपके माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि एनिलीन से क्या बनाया आपने, फ्लोरोबेंजीन, एनिलीन से फ्लोरोबेंजीन। दूसरा आपने बनाया था एनिलीन से क्लोरोबेंजीन, क्लोरो पहले वाले में हो गया था आयोडोबेंजीन। और ये तीसरा इंपॉर्टेंट है, तीसरा चौथा, एनिलीन से क्या बनाओ आप, बेंजीन। देखो ये इतना मैं फोकस कर रहा हूं तब आपके माइंड में बात ये पिकअप हो रही है कि कैसे बनाएंगे। अन्यथा जब एग्जाम में सवाल आता है कुछ नहीं होता, बस मुस्कुरा लो, पेपर को देख लो, कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास। तो एनिलीन से बेंजीन, और चौथा हमने क्या बनाया आपका, एनिलीन से क्या, फिनोल। और पांचवा था आपका एनिलीन से नाइट्रोबेंजीन, एनिलीन से नाइट्रोबेंजीन। तो इस प्रकार से निम्न को परिवर्तित कीजिए, इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी पूछ लिए जाते हैं। तो बिल्कुल मुझे लगता है काफ़ी इजीली आपको समझ में आ गया होगा। ये जितनी भी रिएक्शन पड़ी है ये सब नाइट्रोजन प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं। मतलब यहाँ पर N2 हट जाता है और उसके स्थान पर दूसरा समूह जुड़ जाता है। इस बेंजीन डाइएजोनियम, जो डाइएजोनियम लवण है, इसकी दो प्रकार की अभिक्रिया होती है। एक तो नाइट्रोजन प्रतिस्थापन अभिक्रिया, दूसरी ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ये एजो समूह सुरक्षित रहता है, उन अभिक्रियाओं को बोलते हैं युग्मन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, युग्मन अभिक्रिया। इसकी दो महत्वपूर्ण रिएक्शन है, उनकी हम बात करने वाले हैं। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। अब इसकी दूसरी प्रकार की जो अभिक्रियाएं हैं, नंबर 2, अभिक्रिया जिसमें एजो समूह, अभिक्रिया जिसमें एजो समूह है, मतलब इन अभिक्रियाओं के अंदर आपका जो एजो समूह है वो अभिक्रिया में भाग नहीं लेता और सुरक्षित रहता है। तो अभिक्रिया जिसमें एजो समूह है सुरक्षित रहता है। और बेटा इन अभिक्रियाओं में सीधी सी बात है, जिन अभिक्रियाओं की हमने सिलेबस में बात है वो अभिक्रिया कौन सी है, युग्मन अभिक्रिया। और युग्मन अभिक्रिया में सीधी बात है कि जब आप अभिक्रिया कराओगे तो कंपाउंड क्या है वो जुड़ जाएगा। यहाँ दो रिएक्शन दे रखी है, एक तो बेंजीन डाइएजोनियम लवण की अभिक्रिया एनिलीन से, दूसरा बेंजीन डाइएजोनियम लवण की अभिक्रिया फिनॉल के साथ। तो देखो रिएक्शन को, बेंजीन डाइएजोनियम लवण को अगर रिएक्शन समझते तो इसको यहाँ बनाता हूँ, ये बेंजीन एंड डबल बॉन्ड एंड Cl, क्या बन गया, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अब देखो एक तो मैंने इसकी अभिक्रिया करवा दी किससे,
एनिलीन से। अब एनिलीन को मैं इस प्रकार से रिप्रेजेंट करूंगी अभिक्रिया आपको इजीली समझ में आ जाए। बेंजीन वाले के ऊपर क्या है, NH2 है। अब देखो मैंने कहा कि प्रत्येक कार्बन पे एक हाइड्रोजन होता है, अगर आपको आवश्यकता है तो आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे एक हाइड्रोजन को मैंने यहाँ शो कर दिया। दूसरी इसकी जो रिएक्शन है, जो रिएक्शन की युग्मन अभिक्रिया की बात करें तो दूसरी अभिक्रिया मैंने इसकी फिनोल के साथ करवा दी। किसके साथ अभिक्रिया करवा दी, फिनोल के साथ। इस हाइड्रोजन को मैंने यहाँ शो कर दिया। अब बड़ा परेशानी क्या है, इस कंपाउंड को जानते हो आप कि इसका नाम क्या है आपका, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। इसकी अभिक्रिया आपने किससे करवाई है, एनिलीन से। तो अब एनिलीन से जब अभिक्रिया करवाई तो सीधी सी बात है क्या होगा, यहाँ से आपका H और यहाँ से आपका Cl दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ये HCl बाहर निकल जाएगा तो शेष कंपाउंड को जोड़ दो तो कंडीशन क्या आ जाएगी, ये बेंजीन वाले यहाँ N डबल बॉन्ड N ये यहाँ पे जुड़ गया और ये क्या आ गया आपको यहाँ पे NH2। कोई परेशानी नहीं है। इसमें क्या है, बस यहाँ से H, यहाँ से आपका H और यहाँ से आपका Cl बाहर, बाकी शेष कंपाउंड आपस में जुड़ जाएगा तो कंडीशन क्या बनेगी आपकी, ये N डबल बॉन्ड N। अब देखो इनके नाम की बात करते हैं, OH नाम की बात करते हैं तो देखो अगर इस कंडीशन से देखें तो ये 1 2 3 4 एमीन है वो कितने नंबर पे जुड़ा है, 4 नंबर पर। तो इसका नाम लिखना है तो ये पेरा पर है तो लिख दिया पेरा और NH2 को क्या बोलोगे, पेरा एमिनो। बाकी इस पूरे कंपाउंड का नाम हो जाता है एजोबेंजीन। बिल्कुल क्लियर याद होना चाहिए आपको कि नाम क्या होगा, पेरा एमिनो एजोबेंजीन। एक ध्यान रखना है कि ये जो एजो समूह होता है वो रंजक के रूप में काम में आता है। तो जो पेरा एमिनो एजोबेंजीन है वो आपका पीला रंजक होता है। रंजक का मतलब रंगने वाला, तो कैसा रंजक होता है, पीला रंजक होता है। अब देखो इसकी बात करें तो इसमें ये OH कौन सी कंडीशन पे, पेरा पे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पेरा हाइड्रोक्सिल एजोबेंजीन। क्या लिखा है, पेरा हाइड्रोक्सिल एजोबेंजीन, जो नारंगी रंजक होता है, नारंगी रंजक। अब देखो क्वेश्चन क्या बनेंगे वो सुन लो। पहला क्वेश्चन से पहले तो ये रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए हमने कैसा बनाया, कुछ भी नहीं है। और इनमें से बात है कि दोनों रिएक्शन में इसमें -HCl, इसमें भी -HCl बाहर निकल गया। पहली बात क्लियर होनी चाहिए कि आपने बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड से एक तो बना दिया पेरा एमिनो एजोबेंजीन जिसको बोलते हो आप पीला रंजक, दूसरा बनाया आपने पेरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन जिसको आप बोलते हो क्या, नारंगी रंजक। क्वेश्चन सीधा आपसे ये पुटअप हो जाएगा कि एनिलीन से, क्योंकि इसका निर्माण तो आप एनिलीन से कर सकते हो, ये मैंने सिखा भी दिया कि एनिलीन से पीला रंजक बनाओ। अब पीला रंजक का मतलब पेरा अमीनो एजोबेंजीन का निर्माण कीजिए। या आपसे क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि एनिलीन से कौन सा रंजक, नारंगी रंजक का निर्माण कीजिए। अब रंजक बोल दे, ये सीधा पेरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन का निर्माण कीजिए। तो ये आपके इस एजोबेंजीन के बारे में जो रिएक्शन थी और जितना पोर्शन था वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ध्यान रखना ज़्यादा अगर इस पोर्शन से जो एक तो डाई एजोटीकरण वाला रिएक्शन, इसके बाद सैंडवाइल गाटामान, इसके अलावा एनिलीन को किस में परिवर्तित करना है, कैसे परिवर्तित करना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। अभी मैं 2-3 महत्वपूर्ण बातें और बताने वाला हूँ इससे रिलेटेड आपकी, जिसकी हम बात करें कि देखो कि कभी कभार क्या होता है कि पेपर का स्टैंडर्ड पेपर इतना इजीली दे दिया जाता है कि हम सोच नहीं सकते कि कभी कभार इन कंपाउंड के उपयोग भी पूछ सकते हैं। जैसे एमीन की बात करें तो एमीन से रिलेटेड कुछ उपयोग भी है। जैसे एक क्वेश्चन अच्छा आता है कि दंत चिकित्सा में निषेधक के रूप में कौन से एमीन का प्रयोग किया जाता है, नोवेलक नाम होता है। तो उनका मैं लिख रहा हूँ अलग से, यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ी सी जगह सहज बची है और उनको अच्छे तरीके से याद कर लेना, क्योंकि इस चैप्टर से
फिर से रिपीट कर दूं, याद करने इस चैप्टर से 2 तो अत्यलघुरात्मक क्वेश्चन आएगा और एक दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन आएगा। तो 2 छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, तो छोटी छोटी बातें अपने माइंड में बिल्कुल फिट होनी चाहिए। तो आपको लिखना क्या है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए ये कि एक तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकते हैं इसमें छोटे क्वेश्चन के रूप में, 2 जैव सक्रिय द्वितीयक एमीन युक्त यौगिक जो रक्तचाप बढ़ाते हैं। मतलब ऐसे 2 जैव सक्रिय यौगिक बताने जिनमें द्वितीयक एमीन उपस्थित होता है जो रक्तचाप को बढ़ाता है। तो बिल्कुल नाम आपको मुंह ज़बानी याद होना चाहिए। एक का नाम होता है एडिनेलिन, क्या लिखा है, एडिनेलिन, और दूसरा होता है आपका इफेड्रिन, क्या लिखा है, इफेड्रिन। इसके अलावा एक पर्सन और आता है कि दंत चिकित्सा में निषेधक के रूप में कौन से एमीन का प्रयोग किया जाता है। तो बिल्कुल माइंड में क्लियर कर लेना, नाम काफी इंपॉर्टेंट है। नोवोकेन बोलते हैं इसको, नोवोकेन, क्या लिखा है, नोवोकेन। इसके अलावा एक और आपके बेनेड्रिल होता है, उसमें तृतीयक एमीन समूह होता है, तृतीयक एमीन समूह होता है जो प्रति स्टेमिन, मतलब स्टेमिन के कारण हमें एलर्जी होती है, तो प्रति स्टेमिन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, प्रति स्टेमिन के रूप में। तो देखो ये तीनों चीज़ जो मैंने लिखी है वो काफ़ी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है कि एक तो ऐसे 2 जैव सक्रिय यौगिक बताओ जो रक्तचाप को बढ़ाते हैं। किसको, रक्तचाप को बढ़ाते हैं। तो बिल्कुल माइंड में क्लियर होना चाहिए, एक तो एड्रीनेलिन, दूसरा इफेड्रिन। इसके अलावा दंत चिकित्सा में निषेधक के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं, नोवोकेन का, किसका, नोवोकेन का। और एक सबसे और अलग क्वेश्चन बनता है, बेनेड्रिल क्या है, बेनेड्रिल क्या है, ये तृतीयक एमीन समूह युक्त प्रतिस्टेमिन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। प्रतिस्टेमिन एक एलर्जी औषधि का नाम होता है, मतलब एलर्जी औषधियों का जो साल्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिस्टेमिन। तो ये आपके